तो हम शार्क टैंक पे आए। 8 तारीख को एपिसोड एयर हुआ और इस बार स्पॉन्सरशिप ली है स्विगी इंस्टामार्ट ने। ओके। तो उस महीने जो स्पाइक आया, तो उस जो हमने मंथ क्लोज किया वो ऑलमोस्ट 5 करोड़ के आसपास किया। वाओ। नमस्ते शार्क्स, मेरा नाम किरण है। 2022 में मैंने लॉन्च किया GoZero। This does not seem like a cheat meal. A. It does not seem like 150 calories. B. And it does not seem like zero sugar. मजा आया यार, थैंक यू, डिलिशियस। वैसे मैं खाता रहता हूँ आपकी आइसक्रीम। GoZero बन गया है इंडिया का नंबर 1 गिल्ट फ्री आइसक्रीम ब्रांड। नंबर वेल डन। What price point do you sell at and what is the price point of Amul at the moment? अमूल तो आई डोंट कंसिडर माई कंपनी ऑल्सो। तो वैनिला नंबर 1 का मतलब क्या है कि वैनिला चॉकलेट से ज्यादा बिकता है यस। पूरे इंडिया में? पहले मेरे पास डिस्ट्रीब्यूशन नहीं था, तो अगर मैं टीवी पे आता तो मेरे फॉलोअर्स बढ़ते इंस्टाग्राम, धंधा नहीं बढ़ता। तो अप्सरा में कोई वैनिला खाने आएगा तो मैं खुद बोलूंगा भाई तो क्या कर रहा है, तू अमूल का खा ले, इधर क्यों आया। आज अगर किसी को आइसक्रीम ब्रांड डालना है ना, तो सोचो ही मत। सोचो ही मत। तो मुझे बताओ कि आपने मार्केटिंग किस तरीके से किया, और अगर कल कोई आइसक्रीम ब्रांड इस कैटेगरी में मान लो शुरू करता है तो उसने इस मार्केटिंग को किस तरीके से अप्रोच करना चाहिए? मतलब मार्केटिंग प्लेबुक चाहिए आपको मेरी। आपने इतनी जल्दी ब्लिंकिट में और स्विगी इंस्टामार्ट में एंट्री करके इतना जल्दी स्केल कैसे कर लिया? मुझे बताओ, 120 रुपए में अगर आप आइसक्रीम बेचते हो तो इसमें से ब्लिंकिट, ज़ेप्टो, स्विगी इंस्टामार्ट कितना कमीशन लेते हैं? दोस्तों, ये चैनल ज़ेरोदा और थिंक स्कूल का एक जॉइंट इनिशिएटिव है जिसके माध्यम से हम भारत को वर्ल्ड क्लास बिजनेस केस स्टडीज पढ़ाना चाहते हैं। तो अगर आप बिजनेस सीखना चाहते हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो। आपके लिए तो ये लाइक और सब्सक्राइब फ्री है, लेकिन हमारे लिए ये बहुत बहुत ज़रूरी है। हाय किरण, वेलकम टू द इंडियन बिजनेस पॉडकास्ट। आप मेरे फेवरेट आइसक्रीम ब्रांड बन चुके हो, ऑल थैंक्स टू माई वाइफ, बिकॉज एट 2 AM शी विल ऑर्डर ऑल सॉर्ट्स ऑफ GoZero आइसक्रीम्स। कभी वो डॉली मंगाएगी स्ट्रॉबेरी वाला, कभी वो कॉर्नेटो मंगाएगी चॉकलेट वाला, एंड उसकी वजह से मैं काफ़ी टेम्प्ट हो जाता हूँ और मैं भी आइसक्रीम खा लेता हूँ। सो आपका जो आइसक्रीम कोन है चॉकलेट वाला, दैट हैज़ बिकम माई फेवरेट, नॉट जस्ट बिकॉज ऑफ द टेस्ट बट ऑल्सो बिकॉज इसका जो कैलोरी है ये सिर्फ 150 कैलोरी का है। तो मेरे को बहुत मज़ा आया। एंड GoZero, आपका मैसेजिंग इतना ज़्यादा क्लियर है कि ज़ीरो शुगर, कि देखते ही इंसान को पता है कि वैल्यू प्रोपोजिशन है क्या। तो पहले मुझे लगा कि GoZero एक छोटा ब्रांड है जो सिर्फ मुझे पता है, मेरी वाइफ को पता है। एंड देन जब मैंने अपने दोस्तों के घर पे विजिट करा तो मुझे समझ में आया कि सब लोग GoZero ही खा रहे हैं। तो मुझे समझ में आया कि दिस इज़ नॉट अ वेरी स्मॉल थिंग, दिस इज़ अ वेरी बिग थिंग, क्योंकि हमने कभी आपके बड़े बड़े फ्लैशी एडवर्टाइजमेंट्स देखे ही नहीं है। वर्ड ऑफ माउथ की वजह से हमारे फ्रेंड सर्कल में और बाहर भी आपका ब्रांड इतनी तेज़ी से स्प्रेड हो रहा है इन टर्म्स ऑफ अवेयरनेस एंड ब्रांड लॉयल्टी, कि आज GoZero आई वुड से एक मेन स्ट्रीम ब्रांड की तरफ बढ़ रहा है। और आइसक्रीम बाय इटसेल्फ मुझे एक बहुत इंटरेस्टिंग कैटेगरी लगती है, क्योंकि हमको बचपन से ऐसा लगता था कि इतने सारे आइसक्रीम ब्रांड्स हैं तो एक और आइसक्रीम ब्रांड का जगह कहाँ है मार्केट में। तो किरण, पहले तो मैं आपकी हिस्ट्री में जाना चाहूँगा, आपका बैकग्राउंड समझना चाहूँगा, और इस पॉडकास्ट के जरिए मैं ये डिकोड करना चाहता हूँ कि अगर कल जाके कोई किसी भी कंज्यूमर ब्रांड में अपना धंधा बनाना चाहता है तो उसका स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस क्या होना चाहिए। शैल वी गेट स्टार्टेड? यस, एब्सोल्युटली। बढ़िया लगा यहाँ पे आके, इनवाइट करने के लिए शुक्रिया। एंड आई थिंक एक बात जो मुझे बहुत अच्छी लग रही है और मैं एकदम चाहूँगा कि ये एंड तक बरकरार रहे, इसकी ये पूरा पॉडकास्ट हम हिंदी में करने वाले हैं। तो मैंने वैसे बहुत सारे पॉडकास्ट किए हैं, इंटरव्यूज़ दिया है, बट कभी पूरा हिंदी में मैंने बोला नहीं है। बट आई थिंक मज़ा आएगा। बहुत सारी चीज़ें हैं जो नेचुरली मैं इंग्लिश में बोलता हूँ, बट अभी हिंदी में उसको ट्राई करेंगे तो ज़्यादा फीलिंग के साथ बोल पाऊँगा। बट या, तो मेरा बैकग्राउंड ऐसा है कि आई एम अ गुजराती जैन, और मेरा फैमिली बिजनेस जो है वो पिछले 50 साल से ज़्यादा आइसक्रीम इंडस्ट्री में है। मतलब मैं बॉर्न ही हुआ हूँ एक आइसक्रीम फैमिली में, करेक्ट। अच्छा। तो ग्रोइंग अप आसपास आइसक्रीम देखा हुआ है। उस टाइम पे तो फैमिली बिजनेस में रेस्टोरेंट भी था, तो फूड वगैरह सब भी था, बट आइसक्रीम ऑलवेज। एंड अगर मैं 1980s और 90s की बात करूँ तो उस टाइम पे तो आइसक्रीम बहुत ही एक लग्जरी प्रोडक्ट माना जाता था। ऑप्शंस बहुत ज़्यादा कम थे। लेने जाने के लिए चैनल्स जो आज इतना कन्वीनियंटली घर बैठे मिल रहा है वो नहीं था। तो लोग उसको एक फैमिली आउटिंग की तरह ट्रीट करते थे। जाना है, लंबी लंबी लाइनें लगती थी वीकेंड्स पे, मुझे याद है शनिवार को और रविवार को
कार की लाइनें लगती है हमारे पार्लर के बाहर और लोग आइसक्रीम खा रहे हैं और हम जाके उनको सर्व करके आ रहे हैं, ऑर्डर ले रहे हैं। इट वाज़ वेरी वेरी लाइक केओटिक टू से। अच्छा, आप लेके ऑर्डर सर्व करते थे? हाँ, मतलब मैं तो कैश काउंटर पे बैठता था। मुझे हमेशा से ही वो नोट अच्छे लगते थे देखने के, पैसा आ रहा है, पैसा आ रहा है। बट जो हमारी टीम में जो लोग थे जो सर्व करते थे, तो पार्किंग का बहुत प्रॉब्लम होता था। जो हमारा फ्लैगशिप स्टोर है वहाँ पे, तो 20-20 मीटर, 40-40 मीटर, 50 मीटर तक लाइनें लगती थी, 8-10 गाड़ियाँ। तो पहली गाड़ी का ऑर्डर लेके आता था, फिर सर्व करने जाता था, फिर दूसरी गाड़ी, तो ऐसे और कोई था नहीं। और लोग उतर के नहीं आना चाहते थे क्योंकि पार्लर ऑलरेडी भरा हुआ है, तो उनको बैठने के लिए तो बेटर है कि हम कार में ऑर्डर दें। तो वो देखते-देखते आई ग्रू अप। 2011 में फाइनल ट्राइमेस्टर के टाइम पे उस टाइम पे मैं और पापा ये सोच रहे थे कि चलो ये अभी पढ़ाई तो ऑलमोस्ट ख़त्म होने वाली है, अब फैमिली बिजनेस में आके थोड़ा सा इसको एक्सपांशन मोड में किया जाए, क्योंकि उस टाइम पे जो हमारा सबसे क्लोजेस्ट कॉम्पिटिटर था वो था नेचुरल आइसक्रीम्स। तो आपके फैमिली बिजनेस का ब्रांड का नाम क्या था? ब्रांड नेम है अप्सरा आइसक्रीम्स। ओके। तो हमेशा से ही फ्रूट वाले फ्लेवर्स, रियल इंग्रेडिएंट्स, नथिंग आर्टिफिशियल। तो कॉन्सेप्ट वाइज वेरी सिमिलर टू नेचुरल आइसक्रीम्स। इनफैक्ट शुरुआत हुई 1971 में, नेचुरल आया था 1984 में। तो आपने नेचुरल्स के पहले ही वो कॉन्सेप्ट को कैपिटलाइज किया था? यस, सो द कॉन्सेप्ट वाज, उस टाइम पे तो आइसक्रीम बनाने के मशीन्स नहीं होते थे, तो गुजरात से एक वुडन सांचा आता था। इट्स अ वुडन मशीन जिसके बीच में आप मिल्क, फ्रूट्स, शुगर वो सब डालते थे। फिर उसके सराउंडिंग में आप सॉल्ट एंड आइस का मिक्सचर डालते हो। ओके। दिस कॉल्ड एज द फ्रीजिंग मिक्सचर, जो हम लोग केमिस्ट्री में स्कूल में पढ़े हैं कि उससे टेम्परेचर माइनस में जाता है आइस पे सॉल्ट डालने से। और उससे क्या होता है, जो अंदर मिल्क और फ्रूट्स है वो फ्रीज होना शुरू होंगे। बट आइसक्रीम बेसिकली मीन्स उसमें आपको एयर इनकॉर्पोरेशन करना है, मतलब आपको उसको चर्न करना है। तो एक हम लोग का एम्प्लॉई रहता था, वो उसको हाथ से चर्न करके करके, दैट्स हाउ दी कॉन्सेप्ट ऑफ हैंड क्राफ्टेड आइसक्रीम्स ओरिजिनेटेड। तो वो चर्न करते करते एक बैच में 8 से 10 लीटर आइसक्रीम निकलता था। ऐसे 3 सांचे लेके उसमें से 3 या 4 फ्लेवर, ऑरेंज, मैंगो, सीताफल, रोस्टेड आलमंड, ये आइसक्रीम बनाते थे। सो ये हमने, सो वी वर नॉट द पायनियर्स बिकॉज उस टाइम पे देयर वर 3-4 ब्रांड्स जो बॉम्बे में ये कर रहे थे। गोकुल आइसक्रीम करके एक, सांता क्रूज में एक ब्रांड है, वर्सोवा में एक ब्रांड है सांचा आइसक्रीम। सो दे आर ऑल इस टाइप के आइसक्रीम कॉन्सेप्ट पे, मतलब दे वर देयर। और नेचुरल्स ऑफ कोर्स 84 में आया था। उसके बाद उन्होंने जो स्केल किया थ्रू द फ्रेंचाइज मॉडल, क्योंकि उस टाइम पे और प्रोडक्ट इतना यूनिक है कि उसका शेल्फ लाइफ नहीं है, मतलब आप बना के उसको हफ्ते के अंदर आपको उसको कंज्यूम करना है, अदरवाइज वो उसका टेक्सचर ख़राब हो जाएगा, टेस्ट। तो आपको उसको रिटेल में बेच नहीं सकते हो आप, सुपर मार्केट्स में या स्टोर्स पे कहीं पे आप नहीं बेच सकते हो, जैसे दूसरे कमर्शियल ब्रांड्स। तो आपका जो फैमिली बिजनेस जो था अप्सरा, उन्होंने ब्रांड अवेयरनेस कैसे पैदा किया? यार फ्रैंकली उस टाइम पे कुछ ऐसा ब्रांड अवेयरनेस था नहीं, और हमको इसमें पढ़ना भी नहीं। लाइक उस टाइम पे यार, जो फैमिली बिजनेस सेटअप्स होते हैं ना, एक तरीके से जो मैंने देखा, जो मैं 2014 में आया था, उसके पहले मैं 3 साल सिंगापुर में जॉब की। तो जब वापस आया ना, तो 1971 में शुरू हुआ था और मैं आया था 2014 में। तो 40 साल के ऑलमोस्ट उसके ऊपर हो गया था। पर तब तक एक ही स्टोर था जो हम लोग का वालकेश्वर में, जो फ्लैगशिप स्टोर था। एक ही स्टोर था? एक ही स्टोर था, ओके। ठीक है। सो लेगेसी ब्रांड है 1971, बट ग्रोथ तो मतलब एक ही स्टोर है, और बाकी आप जो B2B या वेडिंग्स में या कहीं पे पार्टीज में देते होगे वो है। वर्सेस उसी टाइम पे नेचुरल्स ऑलमोस्ट 70-80 स्टोर्स तक पहुंच गया था। और बाकी जो दूसरे आइसक्रीम ब्रांड्स है लाइक बास्किन रॉबिन्स हैं, या उनके तो बहुत ही ज़्यादा आउटलेट्स मतलब खुल गए थे, पार्लर्स खुल गए थे। सो मैंने ये देखा कि ये जो ग्रोथ वाला एंगल है वो मिसिंग था। क्यों? क्योंकि सेल्फ सस्टेन्ड, खुद की शॉप है, रेंट देनी नहीं पड़ती है, खुद का प्रोडक्शन है, तो मार्जिन भी अच्छे खासे हैं, तो एक एकदम कंसिस्टेंट प्रॉफिट पूल बना हुआ था। तो वो अगर आप एक्सपांड करना है तो ऑफकोर्स आपको उसमें कैपिटल डालना पड़ेगा। शुरू में इट विल नॉट ब्रेक इवन, उसके बाद जैसे जैसे ग्रोथ आएगा, वॉल्यूम बढ़ेगी, उसमें ब्रेक इवन आएगा। तो ये हो नहीं रहा था। तो अगर आप एक ही जगह पे 40 साल से हो, अगर आप बांद्रा में एक जगह पे 40 साल से स्टोर लगा बैठे हो, वो उधर के 5 किलोमीटर के अंदर लोगों को पता ही है कि यहीं पे आना है, आइसक्रीम खाना है। तो उसके बाद आपको मार्केटिंग या ब्रांड अवेयरनेस की ज़रूरत नहीं है। तो वहाँ पे जो कस्टमर्स आते हैं, वो तो मैं मेरे इंटरैक्शन के थ्रू ही उनको बोल सकता हूँ कि भाई ये देखो प्रीमियम है, और प्रूफ ऑफ द कॉन्सेप्ट उनको खा के लगेगा। ये ज़रूरतें कब पड़ती हैं अवेयरनेस की, मार्केटिंग की,
टेलिंग पीपल द डिफरेंस बिटवीन नॉर्मल आइसक्रीम, हैंडक्राफ्टेड आइसक्रीम। जब आप स्केल पे काम करना है, आपको बहुत सारे नई जगह पे स्टोर्स खोलने हैं, जहाँ पे आप पहली बार जा रहे हो, जहाँ पे लोगों को पता नहीं कि ये 40 साल पुराना ब्रांड है, ठीक है? आप ऐड में लिख दोगे 1971, बट मुझे क्या लेना देना 1971, मैं तो जाऊँगा भाई, मैंने कभी सुना नहीं है आपका, तो आई डोंट नो व्हाट टू एक्सपेक्ट। तो उस टाइम पे ये सारी चीज़ें बहुत ज़रूरी थी, कि हम किस तरीके से कम्युनिकेट करें। और उस टाइम पे तो इनफैक्ट मेरा सबसे बड़ा चैलेंज ये नहीं था कि मैं लोगों को वेट के बारे में समझाऊँ। मेरा सबसे बड़ा चैलेंज ये था कि बिकॉज़ नेचुरल्स उस टाइम पे ऑलमोस्ट 70-80 स्टोर्स तक था, और बॉम्बे में अगर बात करूँ मैं, हमने बॉम्बे से स्टार्ट किया था एक्सपांड करना। बॉम्बे में भी उनके ऑलमोस्ट 25-30 स्टोर्स थे, जो काफ़ी सालों से थे। तो हम लोग तो वालके से बाहर कभी निकले नहीं है। तो दूसरी जो स्टोर हमने डाली वो थी किंग सर्कल माटुंगा पे। उसके बाजू में ही नेचुरल्स है जो वहाँ पे 15 साल से है। तो ऑलरेडी उसका एक एस्टैब्लिश्ड कस्टमर बेस बन गया है। अब अगर एक ब्रांड जो बोलती है कि हम पुराने हैं और बहुत सालों से हैं, वो आके माटुंगा में शॉप खोलेगी, सबसे पहला कंपैरिजन उसका होगा नेचुरल से, ना कि अमूल या क्वालिटी वॉल से। तो मुझे तो पहले पहले कुछ महीने तो यही जगह भाई, आप में और नेचुरल में क्या डिफरेंस है, आपका यूएसपी क्या है, क्या आप भी मी टू ब्रांड हो के वही वही सीताफल दे रहे हो, आप भी सीताफल दे रहे हो, वो भी पेरू का आइसक्रीम देते हैं, आप भी पेरू का आइसक्रीम दे रहे हो, तो अलग क्या है, क्यों अलग है? तो वो सब चीज़ें करने के लिए शुरू में जो 6-8 महीने, साल भर लगा था मुझे। कैसे टैकल किया आपने इस प्रॉब्लम को? आई थिंक 2-3 थिंग्स। अब शायद इसमें मेरे को जो पीएनजी का मेरा तजुर्बा था वो काम आया, कि एक ब्रांड बनाने के लिए, क्योंकि पीएनजी में मैंने 2-3 बहुत ही लेगेसी ब्रांड्स पे काम किया था। जैसे ओले, तो जो स्किन केयर ब्रांड है, जिसमें बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं और सालों से हैं, ग्लोबल ब्रांड है, बिलियन डॉलर्स इन रेवेन्यू कर रहा था। तो उसमें बहुत क्लियर मार्केटिंग प्रिंसिपल्स अप्लाई होते थे कि भाई आप पहले कंज्यूमर को समझो, उसकी नीड्स को समझो, उसको वाइटनिंग क्रीम क्यों चाहिए, उसको मॉइस्चराइज़र क्यों चाहिए, व्हाट व्हाट नीड इज़ द प्रोडक्ट सॉल्विंग। और उसमें कॉम्पिटिटर भी बहुत सारे हैं, तो आप कैसे अपने आप को डिफरेंशिएट करोगे। द स्टैंडर्ड 4 पीस ऑफ मार्केटिंग जो हम बोलते हैं, जो हम एमबीए में भी पढ़ते हैं, प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस एंड प्रमोशन, इसका सही तरीके से कैसे इस्तेमाल करना चाहिए। तो ये चीज़। अब उसके बाद पहले 2 साल तो मैं ओले में काम किया, उसके बाद लास्ट आई थिंक 1.5 ईयर मैंने विक्स पे काम किया। विक्स, वाओ। तो वो विक्स की गोली लो, खिचखिच दूध करो, बचपन से सुनते आ रहा था। अब मौका मिला था कि एक्चुअली आई एम वर्किंग ऑन द ब्रांड एंड डूइंग डूइंग इनोवेशन एंड मार्केटिंग। तब समझ में आया कि ये ब्रांड इतना लेगेसी ब्रांड क्यों बना है। क्यों बनाया ब्रो? सबसे पहली बात है कि उन्होंने तो वो मैजिक प्राइस पॉइंट जो 1 रुपये की गोली का प्राइस पॉइंट था, तो आप देखोगे 15-20 साल से वो प्राइस पॉइंट उन्होंने पकड़ के रखा था। तो जब हम लोग, तो जो ब्रांड मैनेजर्स ऑन बोर्ड आते हैं, क्योंकि ब्रांड को 20 साल हो गया, लेकिन ब्रांड मैनेजर 2-2 साल में चेंज होते रहते हैं, तो उनको पीछे की हिस्ट्री सुनानी पड़ती है कि भाई पहले ब्रांड ऐसा था, अब आज ऐसा है। तो तब देखा कि भाई ये 1 रुपये का प्राइस पॉइंट 15-20 साल से चले आ रहे हैं, लेकिन 20 साल पहले गोली का वजन था 3.5 ग्राम, लेकिन मेरे को 1 रुपया ही रखना है, लेकिन उसका रॉ मटेरियल का प्राइस बढ़ गया, पैकेजिंग का प्राइस बढ़ गया, सप्लाई चेन डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्टली हो गया। तो मैं मेरे मार्जिन बचाने के लिए प्राइस पॉइंट बढ़ा नहीं सकता, क्योंकि जैसे ही 1 रुपये का 1.5 रुपये या 2 रुपये करूँगा, फट से धंधा गिर जाएगा। तो क्या किया, उसमें गोली की साइज़ कम करनी शुरू कर दी। तो जो 3.5 ग्राम की गोली आती थी वो 2.7 ग्राम की हो गई, जो 2.7 ग्राम की गोली आती थी वो 2.2 ग्राम की हो गई। आज अगर आप मार्केट में जाके विक्स देखोगे और लोगे, तो वो 1.6 या 1.8 ग्राम्स की हो गई, मतलब आधे से ज़्यादा वो गोली का साइज़ कम हो गया है, लेकिन प्राइस अभी भी 1 रुपया है। ठीक है, तो अब वो चिल्लर की तरह यूज़ होता है, लेकिन अब यूपीआई आने के बाद वो भी बंद हो गया। बट तो ये समझा कि प्राइसिंग कितनी सेंसिटिव होती है ऐसे प्रोडक्ट्स में, प्लस जो ब्रांड प्रोपोजिशन होता है वो कितना स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, और थ्रू डिफरेंट मार्केटिंग टच पॉइंट्स। एक तो हो गया टीवी पे ऐड चलाना, दूसरा हो गया स्टोर्स पे जो मटेरियल रखा होता है, या जो बंदा वहाँ पे उसको ट्रेन करना कि कोई पूछेगा तो क्या बोलना। तो वो हम क्या प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं। तो विक्स ये प्रॉब्लम सॉल्व करता है, गले में हल्की सी खराश आती है तो इसको आप लोगे तो वो जाएगी। अगर बहुत हैवी है तो आपको स्ट्रेप्सिल जैसा कि जिसमें प्रॉपर एंटीबायोटिक्स हैं वो देना है। तो ये नॉर्मल आम खराश के लिए है। और प्लस जो इसका हीरो प्रोडक्ट था बाम था वो, जिससे आपको बेसिक कॉफ, कोल्ड या जो नॉर्मल सिम्टम्स होते हैं उससे रिलीफ मिलता है। लेकिन ये मैसेजिंग इतना स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, और प्रोडक्ट और ब्रांड का कलर इतना कि वो ब्लू डब्बी विद ग्रीन ढक्कन,
जैसे इवन पैराशूट का जो आइकॉनिक ब्लू बॉटल है, तो बहुत दूसरे ब्रांड्स आए जिन्होंने कॉपी करने की ट्राई की। इफ़ आई लुक एट आइसक्रीम इंडस्ट्री, नेचुरल आइसक्रीम्स, तो उनका ब्रांड नेम इतना स्ट्रांग है कि उसके बाद 4-5 दूसरे ब्रांड्स आए हैं और वो सेम नेम पे खेलने की ट्राई करते हैं। करेक्ट। करेक्ट? तो दीज आर ऑल फंडामेंटल्स ऑफ ब्रांड बिल्डिंग। तो मुझे एक बात बताओ कि विक्स को एज अ केस स्टडी लेते हैं और बाद में ये जानते हैं कि आपने अप्सरा के लिए कैसे अप्लाई किया इन ऑर्डर टू डिफरेंशिएट योरसेल्फ फ्रॉम नेचुरल्स। सो बेसिकली मैं आता हूँ वापस जो 4 पीस ऑफ मार्केटिंग होते हैं, प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस एंड प्रमोशन। तो मैंने सबसे पहले तो प्राइस की बात की, तो प्राइस एकदम सैक्रोसैंक्ट था, ₹1। करेक्ट। ठीक है? तो वो हमको हिलाना नहीं था। तो जब मैं अप्सरा में आया तो मैंने ये डिसाइड किया कि अब जो वालकेश्वर वाला स्टोर था हमारा, क्योंकि उसके इनफैक्ट वो एक ही स्टोर ऐसा था जहाँ पे नेचुरल्स बाजू में होते हुए भी उसका सेल नेचुरल से ज़्यादा था। बाकी किधर भी आप जाओ, एक नेचुरल्स और एक अप्सरा का स्टोर होगा, वहाँ पे नेचुरल्स का सेल्स हमेशा अप्सरा से ज़्यादा होता है, क्योंकि उस एरिया में वी हैड एस्टैब्लिश्ड अ वेरी स्ट्रॉन्ग ब्रांड प्रेजेंस। तो वो तोड़ना डिफिकल्ट था, तो इसलिए वहाँ पे जो प्राइसिंग रखी थी वो नेचुरल से ज़्यादा रखी थी। तो उस टाइम पे इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, एक कप नेचुरल्स का जो आज ₹80 में मिलता है, वो उस टाइम पे 40 या ₹45 का था, ओके। जब वालकेश्वर में जो नेचुरल स्टोर था। और हम जो वालकेश्वर स्टोर में बेचते थे वो 50 या ₹55, तो हम नेचुरल से ज़्यादा प्राइस में बेचते थे। ओके। वो क्यों बेचते थे? क्योंकि वहाँ पे 40 साल से मेरे डैड, मेरे अंकल वो सब बिजनेस कर रहे हैं, उनके एकदम सेट क्लाइंट्स बन गए जिनको ₹5-10 अदर उनको अप्सरा खाना है, उनको वो ब्रांड चाहिए, उनको वो प्रोडक्ट नहीं चाहिए। लेकिन जब मैं दूसरे लोकेशन पे जब ये खोलता हूँ जहाँ पे वो ब्रांड के बारे में ना लोगों ने सुना है या कुछ प्रोडक्ट्स ट्राई नहीं किए हैं, उनको नहीं पता है व्हाट टू एक्सपेक्ट, उस टाइम पे अगर मैं बोलूँगा मैं नेचुरल से बेटर हूँ, इसलिए मेरा प्राइस ₹10 ज़्यादा है। एंड अगर वो खा के समझ में नहीं आता है कि यार ठीक है, ऐसा अच्छा है, बट मेरे को नहीं लगता है कि ये इतना डिफरेंट है नेचुरल से, तो मैं ₹10 ज़्यादा क्यों दूँ? उस टाइम पे ये कॉल लिया दैट यू कैन नॉट गो अबव नेचुरल्स इन योर प्राइसिंग स्ट्रैटेजी एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम। आपको उससे कम रखना चलेगा एक बार, सो दैट पीपल विल ट्राई, पर उससे ऊपर नहीं जाना है। तो ये एक लर्निंग था कि प्राइसिंग इज़ वेरी 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 इंपॉर्टेंट। What would be the learning over here? Would you always recommend entrepreneurs to set their pricing on the basis of their competitors? या सो In what cases does this not apply? दिस इज कॉल्ड एज एंकर प्राइसिंग। Okay. और एंकर प्राइसिंग का कॉन्सेप्ट ये है कि इन अ हाईली कमोडिटाइज्ड मार्केट वेयर राइट टू विन इज़ वेरी डिफरेंट और नॉट वेरी वेल एस्टेब्लिश्ड। जैसे अगर मैं 2 आइसक्रीम ब्रांड लेता हूँ, आपको एक अमूल का आइसक्रीम देता हूँ या क्वालिटी वॉल्स का देता हूँ, तो बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं होगा इन टर्म्स ऑफ, अगर मैं वैनिला आइसक्रीम की बात करूँगा, बेसिक लेट्स से द वैनिला फ्लेवर। अगर एक अमूल का वैनिला फ्लेवर खाओगे और क्वालिटी वॉल्स का वैनिला फ्लेवर खाओगे, आपको बहुत ज़्यादा वहाँ पे डिफरेंस नहीं मिलेगा। तो अगर वो टैंजिबल बेनिफिट नहीं है क्लियरली विजिबल टू द कंज्यूमर्स माइंड, इट मीन्स यू आर प्लेइंग इन अ वेरी कमोडिटाइज्ड मार्केट वेयर इट्स अ वॉल्यूम गेम एंड नॉट अ वैल्यू गेम। उस टाइम पे आपको एंकर प्राइसिंग के कॉन्सेप्ट समझने पड़ेंगे कि जो मार्केट लीडर है और जो उसके प्रोडक्ट्स हैं, उसके मिलते जुलते प्राइस रेंज में आपको ऑपरेट करना पड़ेगा। तो अगर एक कप आइसक्रीम उस वक्त ₹50 का है, तो आप 50, 55 या 45 के रेंज में खेलो, आप 60-70 नहीं कर सकते। ये हम वालकेश्वर में क्यों कर पा रहे थे? क्योंकि वहाँ पे आप 40 साल से हैं, उनके कस्टमर्स एस्टैब्लिश्ड हैं, तो मार्केट सैचुरेट हो गया है। सो नो न्यू कस्टमर इज़ कमिंग। 40 साल से जो कस्टमर आ रहे हैं वही हैं, तो मैं वहाँ पे छाती ठोक के मतलब डिस्काउंट भी नहीं दूँगा, ₹10 ज़्यादा बढ़ा दूँगा और सेल पे अफेक्ट नहीं करेगा। Got it. बट इफ़ यू गो एनीवेयर एल्स एंड यू हैव टू डू इट एट लेट्स से अ पैन इंडिया लेवल, तो ये स्ट्रैटेजी नहीं चलेगा। तो आपको बहुत क्लियरली अपना एक प्राइसिंग, एक एंकर प्राइसिंग रखना पड़ेगा कि इस मार्केट में ये ब्रांड सबसे ज़्यादा मार्केट शेयर लेके बैठा है, इसके प्रोडक्ट्स ये प्राइस पॉइंट पे आते हैं, उसमें कप हो गया, टब्स हो गए या कुछ स्टिक्स हो गए या कोन्स, जो भी है, व्हाटएवर द प्रोडक्ट असॉर्टमेंट इज, उसके प्राइस को बेंचमार्किंग करके ही आपको अपना प्राइसिंग डिसाइड करना पड़ेगा। अंडरस्टूड। ठीक है, तो ये हो गया प्राइस। तो आपने नेचुरल के प्राइस को बेंचमार्क करके अपना प्राइस सेट करा। ये। बाद में नेक्स्ट आता है प्रमोशन। तो आपने अपने वैल्यू प्रोपोजिशन को किस तरीके से प्रेजेंट किया कि आप नेचुरल से अलग कैसे हो? सबसे पहले तो उसके लिए आपको एक फंडामेंटली डिफरेंट प्रोडक्ट बनाना पड़ता है, ओके। राइट? अगर आप सेम चीज़ लेके जाओगे और कंज्यूमर को बोलोगे अलग है, तो बात नहीं बनेगी। क्योंकि जो 2014-15 वाला दौरा था, उस टाइम पे
Zomato had started coming up. So रिव्यूज़ बहुत पॉपुलर कॉन्सेप्ट हो गया था। लोग जाते थे, प्रोडक्ट्स ट्राई करते थे आउटलेट्स पे, रिव्यूज़ छोड़ के जाते थे, 4 रेटिंग, 5 रेटिंग, और उसपे लिखते थे कि भाई क्या है, कैसा है। सो यू कुड नॉट जस्ट से कि भाई ये बेटर है, आपको उनको प्रूफ दिखाना पड़ता था। तो इसके लिए हम लोग ने 3 या 4 प्रोडक्ट्स ऐसे लिए जो हमको लगता था कि ये हमारा यूएसपी बन सकता है। और इवन दो ये सेम फ्लेवर्स नेचुरल्स के पास में भी होंगे या किसी भी अदर आइसक्रीम ब्रांड के पास होंगे, वो फ्लेवर का जो टेस्ट, टेक्सचर, माउथ फील, वो जो खाने वाला फीलिंग है, वो आपको अप्सरा में ही अच्छा मिलेगा। एग्जाम्पल देता हूँ। सो आइसक्रीम्स में सबसे ज़्यादा जो बिकता है वो चॉकलेट आइसक्रीम है। Okay. Is this across India? दिस अक्रॉस इंडिया। वैनिला नंबर 1 है, बट इफ़ यू कैटेगराइज इट, यू से चॉकलेट्स वाले आइसक्रीम, और दूसरा होता है फ्रूट्स एंड नट्स वाले आइसक्रीम। तो वैनिला नंबर 1 का मतलब क्या है कि वैनिला चॉकलेट से ज्यादा बिकता है यस, पूरे इंडिया में? या अक्रॉस ग्लोबली। वैनिला इज द नंबर 1 सेलिंग फ्लेवर ग्लोबली। इंडिया, महाराष्ट्र, मुंबई, हम कहाँ पर हैं अभी, अंधेरी क्या बात कर रहे हो में यार? वैनिला सबसे ज़्यादा बिकता है। अच्छा, बट आप वैनिला खाते हो? मैं नहीं खाता। तो आपने बोला चॉकलेट, वैनिला नंबर 1 कैटेगरी है, उसके बाद आता है चॉकलेट। हाँ, तो फ्लेवर में तो बेसिकली दो टाइप के उसको कैटेगराइज करते हैं। एक हो गया चॉकलेट वेरिएंट बोलते हैं। अब वैनिला में चॉकलेट है नहीं, बट फॉर सेक ऑफ सिंप्लिसिटी वी पुट इट अंडर द चॉकलेट चलो ठीक है। एंड देन द अदर वन इज योर फ्रूट एंड नट्स। तो आपका मैंगो हो गया, स्ट्रॉबेरी हो गया, केसर पिस्ता जो होता है, राजभोग, वो सारे फ्लेवर्स आ गए। गॉट इट। तो अब इसमें सबसे ज़्यादा चलने वाला जो फ्लेवर है वो है वैनिला, ऑफ कोर्स, उसके बाद चॉकलेट। ठीक है। अब वैनिला का प्रॉब्लम ये था कि अमूल, क्वालिटी वॉल्स, वाडीलाल, जो भी ब्रांड बोल लो, उनके वैनिला के जो बल्क पैक्स या कप्स है जो भी आते थे, वो इतने सस्ते थे, ठीक है, कि उस पे तुम्हारा वैल्यू प्रोपोजिशन बिल्ड करना बहुत इट्स अ वेस्ट ऑफ टाइम। ठीक है। तो अप्सरा में कोई वैनिला खाने आएगा तो मैं खुद बोलूँगा भाई तो फिर क्या कर रहा है, तू अमूल का खा ले, इधर क्यों आया है। सो देन आई डिसाइडेड लेट्स पिक सम product where I can start owning my flavor differently than natural. तो लेट्स से हमने वो चॉकलेट का एक वेरिएंट उठाया, फ्रूट में हमने एक मैंगो उठाया, और एक गुआवा उठाया। गुआवा उठाया, बट ये स्पेसिफिकली आपने क्यों उठाया? हाँ, सो नेचुरल्स में फॉर एग्जांपल उनके जो सबसे हाईएस्ट सेलिंग फ्लेवर्स उस टाइम पे भी हैं और आज भी हैं, वो अगर आपको मैं पूछूँ तो आप क्या बोलोगे? सीताफल, मैंगो। तो नेचुरल्स के जो स्टोर्स हैं ना, उसके तो किसी भी स्टोर में हम एंटर करते हैं ना, बाहर एक बड़ा बोर्ड होता है। तो अगर आप बास्किन रॉबिन्स का बोर्ड देखोगे तो वो पिंक कलर का बोर्ड दिखता है, आपको पिंक याद आता होगा। अगर आप डोमिनोज पिज्ज़ा का बोर्ड देखोगे तो ब्लू कलर का बोर्ड है विथ। अगर आप नेचुरल आइसक्रीम्स के बोर्ड देखोगे, यू कैन प्रॉब्ली गूगल इट, पुराने वाले, अभी तो नया ब्रांडिंग हो गया। फॉर द लॉन्गेस्ट पीरियड ऑफ टाइम उसका जो बोर्ड था, उस पर जो इमेजेस रखे थे उसने, लेफ्ट साइड ऑफ द बोर्ड वॉज कोकोनट भर 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 के, ओके। बीच में लोगो आता था, और राइट साइड में सीताफल भर 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 के। तो कोई अंदर जा रहा है ना, देख रहा है नेचुरल्स में जा रहा हूँ मैं, उसको सीताफल दिख रहा है, कोकोनट दिख रहा है, फिर कहीं जा रहा है उसको सीताफल दिख रहा है, कोकोनट दिख रहा है। दिस इज सबकॉन्शियसली टेलिंग योर ब्रेन दैट यार ये ब्रांड के ये 2 फ्लेवर मेरे को लगता है बेस्ट होंगे। फिर वो एक्सपेक्टेशन के साथ आप अंदर जाते हो, पार्लर में 10-15 फ्लेवर लगे होंगे, आप ये करोगे, ट्राई कराओ, ये कराओ, सीताफल ट्राई करिए, भाई क्या फ्लेवर है, ला टेंडर कोकोनट किया, अरे क्या फ्लेवर है। गॉट इट। तो सीताफल और कोकोनट उनका स्ट्रॉन्ग उनके स्ट्रॉन्ग फ्लेवर था। और ये मैंने लिटरली एक एक्सपेरिमेंट किया था कि अप्सरा का फ्लेवर जो कोकोनट वाला है और नेचुरल का फ्लेवर कोकोनट, वो हमने एक बिना ब्रांड वाले बोल में सर्व करके कस्टमर को खिलाया और बोला कि आप बताइए कि कोकोनट वाला कौन सा आइसक्रीम अच्छा है। 7 out of 10 पीपल पिक्ड अप्सरा का कोकोनट, वाओ। क्योंकि उनको पता नहीं है कि ये अप्सरा का है, उनको पता नहीं है कि नेचुरल्स का है। बट द मोमेंट आई सर्व इट इन अ नेचुरल्स कप ब्रांडेड एंड आई सर्व इट इन एन अप्सरा कप एंड देन आस्क देम कि ट्राई करो और बताओ कि कौन सा कोकोनट आइसक्रीम आपको बेटर लगा, ऑल द आंसर विल बी नेचुरल्स का। दिस इज ऑल्सो कॉल्ड एज अ पेप्सी पैराडॉक्स। करेक्ट। कोक और पेप्सी का जो रीड मोंटाक का एक्सपेरिमेंट हुआ था कि बेस्ट टेस्टिंग प्रोडक्ट वाज पेप्सी, बट द मोर सेलिंग जो सेल्स जिसका जाता था वो कोक था। So वो ब्रांड का गेम, like तो it's brand like is trumping taste. the brand is trumping taste, and my theory is, and I have like Naturals has been one of my very favorite brands to study deeply, is that क्योंकि उस टाइम पे क्या होता था ना, और ये तो मैं 2014 की बात कर रहा हूँ, ये ब्रांड तो 10-15 साल से है, स्विगी जोमेटो नहीं था, ठीक है, क्विक कॉमर्स तो अभी अभी आया है, कुछ नहीं था।
तो आपके पास नेचुरल्स में जाओगे ना, तो आपको वो बोर्ड और जो अंदर के दिखते हैं ना फ्रूट के इमेजेस और ये, उसी से आपको एक ब्रांड का परसेप्शन बनता है। करेक्ट। तो अगर 50 स्टोर्स है बॉम्बे में, सबके बोर्ड पे सीताफल और कोकोनट ही है, तो वो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम वो दिमाग में बैठ जाता है कि नहीं भाई इसका ही सीताफल खाना है, इसका ही कोकोनट खाना है, करेक्ट। बस। सो देन आई रियलाइज्ड देयर इज नो पॉइंट ट्राइंग टू बीट नेचुरल एट सीताफल एंड कोकोनट। भगवान ने इतने फ्रूट्स दिए यार, दूसरे कोई पकड़ो, ठीक है। तो उस टाइम पे मैं पवई के स्टोर में बैठा था, ये 2015 की बात है। सो आई वॉज सिटिंग देयर एंड दिस वॉज द थर्ड स्टोर विच वी हैड ओपन आफ्टर मैं जब फैमिली बिजनेस में ज्वाइन किया था। और वहाँ पे हमने गुआवा आइसक्रीम भी था, और नेचुरल में भी गुआवा आइसक्रीम है, करेक्ट। तो जब कोई 4-5 लोग आए थे, कॉलेज के लोग थे, पास में IIT बॉम्बे था, शायद वहीं से आए थे। उन्होंने हमारा आइसक्रीम खाया, लाइक गुआवा का आइसक्रीम, एक ने चॉकलेट लिया, और खाते खाते वो लोग बात कर रहे थे। वहाँ पे उन्होंने बोला कि यार बचपन में हम लोग जब गुआवा खाते थे, उस पर वो मसाला वसाला डाल के, तो क्या मज़ा आता था अल्टीमेटली, वो सुना मैंने। और सडनली आई जस्ट फेल्ट कि यार एक ट्राई करते हैं। और नेक्स्ट डे आइसक्रीम काउंटर पे मैंने एक मसाले की बॉटल डाल दी, जिसमें मैंने वो मिर्ची, चिली, सॉल्ट, बॉल्ट सब पूरा मिक्स करके बॉटल। एवरीबडी इज लाइक कमिंग इन एंड सेइंग कि यार ये आइसक्रीम की दुकान है, यहाँ पे ये मसाले की बॉटल क्या कर रही है। तो पूछा वो लोग ने, तो हमने बोला ये हम गुआवा पे डाल के देते हैं आइसक्रीम पे। तो लोगों ने बोला अरे टेस्ट कराओ, टेस्ट कराओ। तो जैसे ही वो आइसक्रीम के चम्मच पे ऊपर से मसाला स्प्रिंकल करके टेस्ट कराया उनको, दे वर ब्लोन अवे, लाइक क्या ही खा लिया हमने। और जाके वो ज़ोमैटो पे रिव्यू डाल रहा है। उस टाइम पे तो फेसबुक था शायद, इंस्टाग्राम भी नहीं था, तो फेसबुक पे डाल रहा है कि यार ये देखो ऊपर मसाला डाल के हो रहा है, ठीक है। एंड इट बिकेम वायरल एंड एवरीबडी स्टार्टेड क्यूइंग एंड सम इन्फ्लुएंसर्स। तो फिर मुझे लगा कि चलो इसको थोड़ा और ब्लो अप करते हैं। तो मैंने वो ज़ोमैटो पे गया, थोड़े से इन्फ्लुएंसर्स ढूंढे जो यहाँ के एरिया में पवई में कौन से फेमस वाले हैं जिनका ज़ोमैटो का रेटिंग अच्छा है, उनको सबको बुलाया और आइसक्रीम टेस्टिंग सेशन के लिए सबको ये गुआवा पे मसाला डाल के, एंड सब लोग बोल रहे हैं अरे यार ऐसा आइसक्रीम कभी खाया नहीं है, एंड दिस एवरीबडी स्टार्टेड पुटिंग रिव्यूज़। तो उस टाइम पे ज़ोमैटो पे अप्सरा वाज द हाईएस्ट रेटेड आइसक्रीम पार्लर इन पवई इन 2015 विद अ रेटिंग ऑफ 4.8। ओनली देयर इज अ रेस्टोरेंट कॉल्ड मिर्ची एंड माइम जिसका 4.9 था। नेचुरल्स का भी कुछ 4.4 या 4.5 था, तो 4.8 का रेटिंग अपना पहुंच गया था ओनली ऑन द बैक ऑफ दिस वन फ्लेवर, कि यार कुछ तो अलग है इसमें। और ऐसा नहीं है कि नेचुरल्स के पास गुआवा आइसक्रीम नहीं है, और ऐसा नहीं है कि अप्सरा के पास कोकोनट वाला आइसक्रीम नहीं है, बट अब वो इनका एक USP बन चुका है कि ये गुआवा के आइसक्रीम पे मसाला डाल के सिर्फ अप्सरा में मज़ा आता है। उसके बाद दैट फ्लेवर हैज़ बिकम सो आइकॉनिक एंड सो यूनिक टू अप्सरा कि अभी जितने भी हमने स्टोर्स खोले हैं सब जगह पे ये नंबर 1 सेलिंग फ्लेवर्स रहता है। जब कोई आइसक्रीम डिलीवरी के लिए मंगाता है तो उसमें साथ में हम मसाले का सैशे देते हैं। अगर कभी गलती से किसी स्टाफ ने वो मसाले का सैशे देना भूल गया तो कस्टमर फ़ोन करके बोलता है, अच्छा। अरे वो आपने मसाले का सैशे भेजा नहीं। तो हम बोलते हैं हाँ ठीक है, वो स्टाफ से रह गया होगा, वो आप एक काम करें घर पे थोड़ा सा नमक मिर्च होगा वो मिक्स करके, नहीं आपका अलग है, आप कुछ स्पेशल डालते हो उसमें, ठीक है। वो होता कुछ स्पेशल नहीं है, वही चिली और वही सॉल्ट है, बट कंज्यूमर फील्स दैट दिस इज समथिंग डिफरेंट विच यू गाइज स्पेशल डाल रहे हो। ब्यूटीफुल। तो ये हो गया एक फ्रूट में। तो फ्रूट में हमने एक फ्लेवर पकड़ लिया जो था गुआवा, और उसको अभी हम लोग स्केल कर रहे हैं कि भाई ये सीताफल जिसको खाना है वो आएगा, अच्छा ही बना रहे, बुरा नहीं बना रहे, बट किसी को हम ज़्यादा जबरदस्ती नहीं करेंगे भाई ये बेटर है। खा के अलग से अपने आप कंज्यूमर बोलेगा कि ये बेटर है वर्सेस ब्रांड बोलेगा। तो इधर एक हमने ये एक हीरो फ्लेवर बना लिया। फिर आया जो हम लोग दूसरा बड़ा कैटेगरी है वो है चॉकलेट आइसक्रीम्स का। तो उस टाइम पे जो नेचुरल्स में फ्लेवर्स अवेलेबल थे वो सारे बेसिक नाम से, लाइक चोको बाइट, चोको क्रीम, चोको आलमंड, आज भी वही नाम है। और उसमें जो चॉकलेट यूज़ करते थे वो बहुत ही बेसिक लेवल का चॉकलेट यूज़ होता था। मतलब बिकॉज ऑफ कोर्स नेचुरल्स इज़ नॉट एक ब्रांड नहीं है जो चॉकलेट, वो फ्रूट फ्लेवर्स के लिए ज़्यादा फेमस है, तो उन्होंने ज़्यादा उस पर ध्यान नहीं दिया। आई सॉ दिस एज एन अपॉर्चुनिटी, और हमने थोड़ा सा रेसिपी ट्वीक करके हमने उसमें ऑथेंटिक बेल्जियन चॉकलेट डालना शुरू किया वर्सेस द नॉर्मल कंपाउंड वाला चॉकलेट जो नेचुरल यूज़ कर रहा था। और उसको नाम हमने दिया बेल्जियन डार्क चॉकलेट या बेल्जियन बाइट, बिकॉज कंज्यूमर को पता है कि चॉकलेट में बेल्जियन चॉकलेट इज़ अ प्रीमियम वेराइटी, कॉफ़ी में अरेबिका कॉफ़ी इज़ अ प्रीमियम वेराइटी ऑफ कॉफ़ी, वनीला कम्स फ्रॉम मैडागास्कर, उसके पॉड्स, तो कंज्यूमर्स को पता है। तो अभी ये हम उसको नाम में भी लेके आ रहे हैं। तो पहले हमने उसको भी नाम चोको चिप्स या चोको बाइट ही रखा था। फिर मैंने बोला यार जब डाल रहे इतना प्रीमियम आइटम, महंगा चीज़ है बेल्जियन, तो नाम में भी रखो ना बेल्जियन बाइट।
तो हमने वो नाम चेंज करके उसको चोको बाइट से बेल्जियन बाइट कर दिया ओके, और विद इन 6 मंथ्स उसका सेल 3 गुना हो गया. 3 गुना हो गया, वाओ। सो द नंबर 1 फ्लेवर वाज गुआवा एंड द नंबर 2 फ्लेवर वाज बेल्जियन चॉकलेट. ठीक है, तो अब ये आइडेंटिटी एक क्लियरली धीरे धीरे फिर वहाँ से फिर पानी पूरी वाले फ्लेवर और पानी पूरी फ्लेवर का आइसक्रीम बेचते हो आप? या एंड इट इंस्पायर्ड वन ऑफ आवर कॉम्पिटिटर जिसने पानी पूरी आइसक्रीम निकाला. सो फिर पता ये चला कि ऐसे फ्लेवर्स होते हैं जो आपके गो टू फ्लेवर्स होते हैं और कुछ ऐसे फ्लेवर्स होते हैं विच मेक यू वांट टू जस्ट ट्राई दिस ब्रांड. तो फॉर एग्जांपल पानी पूरी आप रोज नहीं खाओगे, आप वंस इन अ व्हाइल आओगे, बट बिकॉज आपको पता है कि यार ऐसा कोई ब्रांड है जहाँ पे ऐसे यूनिक फ्लेवर मिलते हैं, आप एक बार उधर जाओगे तो आपको कस्टमर एंट्री मिलेगा, तो फुटफॉल इंक्रीज होता है। फुटफॉल इंक्रीज होगा, अवेयरनेस वो लोग शेयर करेंगे, 4 लोगों को बताएंगे भाई पानी पूरी वाला आइसक्रीम उन्होंने कभी खाया नहीं है. तो चौथा उसका जो फ्रेंड आएगा वो ट्राई करेगा, मे बी उसको नहीं पसंद आया बट एटलीस्ट उसको हम गुआवा खिला सकते हैं, एटलीस्ट उसको हम चॉकलेट वाला खिला सकते हैं, तो एटलीस्ट आई कैन सेल. बट जो हुक था वो पानी पूरी था. गॉट इट। तो इसमें किरण 2 चीजें सामने आती है। पहले तो यह है कि इंस्टेड ऑफ प्लेइंग इन योर कॉम्पिटिटर्स फोर्टे, अपना एक अलग फोर्टे डिफाइन करो। जिस तरीके से आपने नेचुरल्स के सीताफल या कोकोनट के फोर्टे में बिना घुसे आपने बोला कि मैं अपना फोर्टे बनाऊंगा। फॉर यू इट वाज द बेल्जियन चॉकलेट एंड द अदर वाज गुआवा मसाला. गुआवा मसाला, एंड देन यू ऑल्सो हैड पानी पूरी, जो कि एक इंपॉर्टेंट चीज लेकर आता है। गाय कावासाकी बोलते हैं मेक समथिंग दैट इज रिमार्केबल सो दैट पीपल कैन टॉक अबाउट इट। Yeah. तो ये जो पानी पूरी वाला जो फ्लेवर था वो शायद सबका फेवरेट नहीं होगा, लेकिन उसके बारे में लोग बात करते हैं, Correct. जिसकी वजह से आपके स्टोर पे फुटफॉल बढ़ती है। और आपके बारे में अगर लोग बात करते हैं तो इवेंचुअली आप एक एज ओल्ड ब्रांड बन जाते हो जिसके पास लोग जाते हैं। परफेक्ट, ब्यूटीफुल। तो इस तरीके से आपने आपका सेकंड पी एड्रेस किया, जो था आपका प्रोपोजिशन। प्रोडक्ट तो आपका ऑलरेडी टॉप नहीं, ये था। प्रोडक्ट है. अच्छा, ये प्रोडक्ट है, ठीक है। बिकॉज दिस इज द प्रोडक्ट में इनोवेशन और डिफरेंशिएशन कैसे ला सकते हैं सो दैट यू हैव सम टॉकिंग पॉइंट्स कि आप मी टू ब्रांड बनकर नहीं रह जाते हो. तो ये प्रोडक्ट हो गया, फिर प्लेस हो गया, प्राइस हो गया. अब थर्ड है प्लेस. दिस इज वेरी वेरी इंटरेस्टिंग एंड इम्पॉर्टेंट, क्योंकि आप पार्लर मॉडल में जा रहे हो, आपके पास उस टाइम पे ऑनलाइन ऑप्शन ज़्यादा नहीं है कस्टमर को. सो इट इज़ वेरी 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 इंपॉर्टेंट कि आप जो लोकेशन सिलेक्ट कर रहे हो आपके ब्रांड के लिए, आपका पार्लर सेटअप करने के लिए, क्योंकि एक पार्लर सेटअप करने के लिए आपको 20 से 25 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट जाता है. करेक्ट। ठीक है, तो वो लोकेशन एकदम छांट के लेना है आपको. ठीक है, आई एम एम्फसाइजिंग ऑन छांट के लेना है. तो अगेन आई वेंट बैक टू माई फेवरेट ब्रांड नेचुरल्स. तो उस टाइम पे उसके 25-30 स्टोर हुआ करते थे बॉम्बे में. और अब ये तो पता है कि भाई लोग जा रहे हैं पार्लर में खाने के लिए, लेकिन उस टाइम पे मान लो कि बजट हम लोग का है 1 करोड़ का बजट है कि ये इसे आप 3-4 स्टोर्स खुद के खोल सकते हो बिफोर फ्रेंचाइजिंग या कोई दूसरा ऑप्शन करके. तो अगर मुझे 3 या 4 ही स्टोर्स का बजट है जो मैं डाल सकता हूँ, तो आई कैन नॉट जो जस्ट गो एनीवेयर एंड पुट अ स्टोर. तो उसके लिए मैंने एक टेक्निक या हैक निकाला. सो किसी भी नेचुरल के स्टोर्स पे सबसे ज़्यादा भीड़, किसी भी F&B या खाने पीने की जगह पे सबसे ज़्यादा भीड़ लगती है वीकेंड्स को. वीकडेज पे नहीं होता है, वीकेंड पे ज़्यादा होता है, लाइनें लगती है. तो उस स्टोर पे मैं जाता था, 12 साढ़े 12 रात को 1 बज जाते हैं. तो पब्लिक खा रही है, मैं रुका हूँ वहाँ पे, वेट कर रहा हूँ और नोट कर रहा हूँ कि कितने लोग आए, क्या है, कैसा आया. फिर जैसे ही वो शटर डाउन करने वाला होता है ना, मैं जाके अंदर उससे एक आइसक्रीम बाय कर लेता कि भाई एक मेरे को भी दे, और फिर वो बिल निकाल के देता. तो उस टाइम पे वो बिल पे बिल नंबर प्रिंट हो के आता है कि भाई आज इस स्टोर पे इतना बिल निकला है. मान लो बिल नंबर 500, 501 या 502. तो ये मैंने अंदर ही लोखंड वाला में किया. उस टाइम पे बिल नंबर था 1013. बहुत टाइम तक मैंने ये बिल संभाल के रखा था एज अ सुवेनियर. 1013. और मैंने देखा कि भाई अगर एवरेज टिकट साइज़ या 2 लोगों का AOV में अगर निकालूँ तो 250 रुपये का बिलिंग हो रहा है. 2-3 कप लोग ले रहे हैं एवरेज में पर बिल. तो इस स्टोर का उस दिन रेवेन्यू करीबन 2.5 लाख रुपया हुआ. देन आई वेंट टू पवई, वहाँ पे कुछ 780 या 800 बिल निकले थे. फिर मैं गया घाटकोपर, फिर मैं गया मुलुंड. तो कहीं पे भी इतने हाई वॉल्यूम नहीं देखा. मतलब दे वर डूइंग गुड बिजनेस. तो मैं 500 बिल तो मतलब हमारे फ्लैगशिप स्टोर पे ही निकलते हैं, उससे ज़्यादा नहीं निकलते. बट मैंने ये देखा कि अगर ये जगह पे इतनी भीड़ जमा हो रही है, इसी के बाजू में दुकान डाल दो. सो देन माई ब्रीफ, जो ब्रोकर है, रियल एस्टेट वाले जो होते हैं, शॉप्स जो दिखाते हैं कि भाई ये 3 लोकेशन है, एक पवई है, बांद्रा है, लोखंड वाला मार्केट है,
और सायन किंग सर्कल है और थाने में 5 पखाड़ी करके एक एरिया है। यहाँ पे मुझे नेचुरल्स के आजू-बाजू में कोई अच्छी सी शॉप दिखा तो हम वहीं पे पार्लर खोलेंगे। सो द लर्निंग वाज़ दैट इवन इफ यू डोंट हैव डेटा, मतलब उस टाइम पे आपके पास ऐसे कोई सोफिस्टिकेटेड डेटा नहीं अवेलेबल है कि यार निकाल लिया, तो हैक करना ज़रूरी है क्योंकि योर 1 करोड़ इन्वेस्टमेंट इज़ एट रिस्क। अगर आपने सही जगह पे नहीं डाला अ, तो फिर आपको बहुत टाइम लगेगा वो पैसा रिकवर करने के लिए और आप में हिम्मत नहीं आएगी और स्टोर डालने के लिए। यही तुक्का, यही अगर मेरा नहीं चला तो बहुत इंपॉर्टेंट था। तो एक तरीका निकाला कि भाई पता चले कि नेचुरल्स के कौन से बेस्ट परफॉर्मिंग स्टोर्स हैं, उसी के बाजू में डाल दो और कस्टमर का एक स्टेडी फ्लो तो आ रहा है वहाँ पे। और अगर अभी आपका प्रोडक्ट अच्छा है या कुछ मसाला डाल रहे हो या कुछ भी कर रहे हो तो एटलीस्ट उसका 30% तो आप कैप्चर कर पाओगे विदाउट डूइंग अ लॉट ऑफ एडवर्टाइजिंग। So this strategy worked beautifully for me, and the prime example of this was in Warsaw, जहाँ पे जो नेचुरल्स और अप्सरा के स्टोर्स है। तो नेचुरल्स और अप्सरा वर्सोवा में एकदम लग के है, मतलब शॉप नंबर 1 शॉप नंबर 2 ऐसा। तो कोइंसिडेंटली जब उस टाइम पे मैं ऐसे ही रैंडमली स्टोर विजिट पे था वर्सोवा में, तो एक कस्टमर, एक फीमेल आई, पहले अप्सरा में आई। शी डिड नॉट इवन को टेस्ट कराओ, चखना है क्या नहीं, सीधे कैश काउंटर पे गई, बोला कि आपका गुआवा का डब्बा देना आधा किलो का जो है। वो ले लिया, बिल भरा के वहाँ से निकली, मुझे लगा घर जाएगी, अब सीधी नेचुरल्स में गई। मैं देख रहा हूँ यार अभी तो आइसक्रीम लिया, अभी वापस क्यों जा रही है। अंदर गई, अगेन सेम बिहेवियर, डिड नॉट ट्राई एनी फ्लेवर, सीधे यहाँ पे जाके बोलती है क्या कोकोनट। एक कोकोनट का डब्बा देना। ठीक है, तो पेरू का डब्बा यहाँ से उठाया, कोकोनट का डब्बा यहाँ से उठाया। इसके पास भी पेरू आइसक्रीम है, इसके पास भी कोकोनट आइसक्रीम है, दोनों बाजू बाजू में है। I think that was my aha moment if you can call it, कि भाई ये स्ट्रैटेजी अगर तुमने सही से बिठाई ना, कि सही प्रोडक्ट डिफरेंशिएट कर लो, सही जगह पे आप डाल दो, प्राइसिंग पे कर लो। 4th P देन प्रोबेबली इज नॉट दैट इम्पोर्टेंट प्रमोशन। वो तो ठीक है, आप स्केल पे एड चलाओगे या मार्केटिंग बट करोगे। अगर आप ये गुआवा फ्लेवर लेकर आते हो जिसके बारे में लोग बात करते हैं, ये तो सबसे बढ़िया प्रमोशन हो गया। इनफैक्ट आई वुड से ऑफलाइन रिटेल बिजनेस में द प्लेस काइंड ऑफ ऑल्सो डबल्स अप एज अ प्रमोशन फॉर यू। अगर आपको पवई या बैंडर जिस जगह पे एक बड़ा बोर्ड मिल रहा है 12 फीट का या 15 फीट का, जो आते जाते ट्रैफिक में फुटफॉल में लोग देख रहे हैं, इट्स एज गुड एज अ मार्केटिंग। लाइक बैनर पे आप स्पेंड करते हो होर्डिंग पे, तो आप रेंट दे रहे हो उसका, प्लस आप बिजनेस भी कर रहे हो। सो आई थिंक इन काइंड ऑफ दिस सेटिंग, दिस प्रमोशन एंड प्लेस आर काइंड ऑफ इंटरलिंक्ड। बट देन ऑल्सो वॉट, अगर आपने ये 3 सही से किया ना, तो आपको प्रमोशन पे ज़्यादा एफर्ट नहीं डालनी पड़ेगी। आज भी नेचुरल्स, मुझे याद है बहुत सारे इंटरव्यूज में ये बोलता है, हमारा मार्केटिंग बजट इज हार्डली 3% ऑफ आवर रेवेन्यू या 2% ऑफ आवर रेवेन्यू। जबकि हम देख रहे हैं कि आजकल के स्टार्टअप से D2C ब्रांड्स है, न्यू एज कंज्यूमर ब्रांड्स है, वो 30%, 40%, 50% धनाधन मार्केटिंग मार्केटिंग मार्केटिंग, कैग और पता नहीं क्या क्या टर्म्स। दिस वॉज प्रॉबेबली द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ स्लो एंड स्टेडी, ब्रिक बाय ब्रिक, बिल्डिंग अ ब्रांड सो स्ट्रॉन्ग कि वर्ड ऑफ माउथ, प्रोडक्ट सही जगह पे होने से ही वो बिल्ड हो जाएगा, आपको मार्केटिंग पे खर्चा नहीं करना पड़ेगा। ब्यूटीफुल। किरण, मुझे बिफोर आई जंप इनटू गो जीरो, देयर आर जस्ट 2 क्वेश्चंस दैट आई हैव। पहला क्वेश्चन ये है कि अभी अप्सरा एक आइसक्रीम कितने का बेचता है, एक स्कूप अभी स्टोर में? अराउंड 80 रुपीज़। 80 रुपीज। क्या आप मुझे इसका यूनिट इकोनॉमिक्स बता सकते हो? So I think good question, but the unit economics for a store-based brand is very different from the unit economics from a D2C brand like GoZero, where हमारे स्टोर्स नहीं है, करेक्ट। हम क्विक कॉमर्स पे बेचते हैं। तो अगर इनफैक्ट मैं तो आज उल्टा बोलूँगा, आज अगर किसी को आइसक्रीम ब्रांड डालना है ना, स्टोर सोचो ही मत, ओके। ऑनलाइन से सोचो, स्टोर पे सोचो ही मत। दिस इज वन ऑफ, सो देर आर लर्निंग जो आप किसी भी बिजनेस में करते हो, और फिर जब आपको एक और मौका मिलता है, यू नो, फॉर एग्जाम्पल देयर आर सो मेनी क्वेश्चन जो मुझे पूछते हैं कि अगर आज आपको अप्सरा में कुछ करना होता तो आप हाउ वुड यू डू इट डिफरेंटली नोइंग 8 years। सो दिस इज माई लर्निंग, और जो मैंने GoZero में अप्लाई किया है, देयर आर 3-4 थिंग्स। एक है कि खुद का प्लांट शुरू में मत डालो। तो ये जो हमने गलती की थी, आई वुड नॉट से गलती की थी, बट आई वुड से नहीं डालते तो बेटर होता। हाँ, क्योंकि का मैन्युफैक्चरिंग manufacturing मोड तो unit, नहीं है। sorry, come again? मैन्युफैक्चरिंग इज नॉट ऑलवेज द बेस्ट मोड, राइट? Absolutely, it is not never the mode, unless you are doing some very patented high tech product, जो आइसक्रीम तो बिल्कुल नहीं है, वो तो सबसे ज़्यादा कमोडिटाइज प्रोडक्ट है आज की तारीख में। तो उसमें मैन्युफैक्चरिंग कैन नेवर बी द मोड।
बट एट द सेम टाइम इफ यू वांट टू बिल्ड अ प्लांट ऑफ से लेट्स 10,000 लीटर्स पर डे का कैपेसिटी, आपको एटलीस्ट लैंड, बिल्डिंग, कंस्ट्रक्शन, प्लांट एंड इक्विपमेंट, मशीनरी, दिस दैट, लाइसेंसेस वगैरह सब मिला के एटलीस्ट 8 to 10 करोड़ का खर्चा हो जाता है, डैम, राइट? ये हो गया आपका फिक्स्ड कैपिटल। ये हो जाएगा फिक्स कैपिटल। हाँ, वर्किंग कैपिटल कितना लगेगा? वर्किंग कैपिटल तो उसके बाद जितने जितना आपके स्टोर्स हैं या कितना आपको करना है, बट एटलीस्ट 2 करोड़ का वर्किंग कैपिटल मान लो आप पर मंथ। टू बिगिन विथ। हम्म। देन ऑफ कोर्स यू हैव टू ऑप्टिमाइज इट थ्रू सेल्स एंड योर कैश फ्लो, ओके। बट इतना लगेगा। तो मैं वर्किंग कैपिटल टेम्परली, वो तो मुझे वैसे भी लगेगा, चाहे मैं प्लांट लगाऊं या ना लगाऊं, तो वो तो लगने वाला है। लेकिन ये जो 8-10 करोड़ का लैंड लिया मैंने, मैं उस पर बिल्डिंग खड़ी की, फिर मशीन डाला, तो ये मैंने क्या बोलते हैं वो एक गले में घंटी बांध ली है कि भाई अब इससे अगर धंधा नहीं आया तो क्या, करेक्ट? चल गया तो ठीक है, बट द फर्स्ट फ्यू ईयर्स ऑफ द ब्रांड आर द बिगेस्ट रिस्क ऑफ फेलियर। कि भाई आप पहले जब लॉन्च करते हो ब्रांड में, तो पहले 3 साल में वो फेल होने के चांसेस सबसे ज़्यादा है बिफोर यू गेट PMF। सो इन केस ऑफ अप्सरा, भले ही वो 1971 से था और 40-50 था, लेकिन आप टर्नओवर देखोगे तो लेस देन 2 करोड़ एनुअल का टर्नओवर था। एक ही स्टोर थी वालकेश्वर में। आई वुड नॉट से कि ये ब्रांड था, आई वुड से ये स्टार्टअप है। तो मैंने उसको स्टार्टअप के लेंस से अप्रोच किया था। तो अगर ये प्लांट हमने डाल दिया, अगर फॉर सम रीज़न अगर ये नहीं चलता, आई वुड से अगर कोविड 2 साल पहले आता तो बुरी हालत होती। क्यों होती? क्योंकि कोविड आने से पार्लर बेस्ड मॉडल पे बहुत बड़ा इम्पैक्ट आया, ऑफलाइन बंद ही हो गया था पूरा। और दोनों कोविड के जो वेव आए थे वो समर्स में आए थे। द फर्स्ट वेव केम इन मार्च 2020, सेकेंड वेव केम इन अप्रैल 21। वो दोनों वेव में ऑफलाइन बिजनेस एकदम ठप हो गया। तभी आइसक्रीम का सबसे पीक होता है। बट एटलीस्ट टिल देन वी हैड गॉटन टू अ स्केल जहाँ पे ये हम सर्वाइव कर पाते हैं। 100 स्टोर्स हो गए थे, एक ब्रांड बिल्डिंग हो गया था। और अगर ये 2 साल पहले आता, 17-18 में आता, जब हम अभी भी ब्रांड बिल्डिंग फेज में थे और सडनली रेवेन्यू जीरो हो गया ये, तो ये वर्किंग, ये जो लोन हमने लेके जो फैक्ट्री बनाई है, ये जो इस पे इंटरेस्ट सर्व कर रहे हैं, ये तो गले पड़ता, करेक्ट? सो टुडे फॉर एग्जांपल, अगर मैं इंडिया की बात करूं तो हमारे पास बहुत सारे ऐसे लोकल आइसक्रीम मैन्युफैक्चरर्स हैं। जो बॉम्बे में एक आइसक्रीम मैन्युफैक्चरर है जो सिर्फ बॉम्बे की लोकल मार्केट में अपनी छोटी सी ब्रांड चलाता है और आइसक्रीम बना के बेचता है। उसको पैन इंडिया जाने का कोई एम्बिशन नहीं है। फिर एक बैंगलोर में एक छोटा सा आइसक्रीम मैन्युफैक्चरर है जो बैंगलोर, मैसूर लोकल मार्केट्स में सर्व करता है। उसको भी कभी पैन इंडिया नहीं जाना है, लेकिन उसके पास कैपेसिटी है। क्योंकि जैसे अप्सरा में भी हमने एक बनाई, बिल्डिंग बनाई, तो इक्विपमेंट है, उसको ब्रेक इवन आते आते टाइम लगेगा। तो इनके पास स्पेयर कैपेसिटी काफ़ी सारी है। किरण, उससे पहले एक क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ कि ये मैन्युफैक्चरर्स को ढूंढते कैसे? देयर आर मल्टीपल हैक्स। आप किसी आइसक्रीम एक्सपो में जा सकते हो, वहाँ पे आपकी मुलाकातें हो जाएंगी। आप आइसक्रीम या डेयरी टेक्नोलॉजीज कंसल्टेंट्स के साथ आप टच में रह सकते हो। आप एक बेसिक गूगल करोगे तो आपके इंडिया के टॉप आइसक्रीम इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर्स मिल जाएंगे। आप उनसे बात करोगे तो वो आपको बताएंगे कि हमने हमारा इक्विपमेंट किस किस को दिया हुआ है। गॉट इट। सो लाइक वेरी इजी टू फाइंड दिस आउट। ठीक है, अंडरस्टूड। तो आप क्या बोलते हो कि इंस्टेड ऑफ पुटिंग आउट अ प्लांट, आप इन छोटे छोटे मैन्युफैक्चरर्स को ढूंढो, इनको मैन्युफैक्चर करने बोलो और आप डिस्ट्रीब्यूशन और मार्केटिंग और प्रोडक्ट पे ध्यान दो। एब्सोल्युटली। गॉट इट। Why? Because the cost of manufacturing is not very high. अगर आज मैं मेरा मैन्युफैक्चरिंग आउटसोर्स करता हूँ और वो मुझे अराउंड 10% ऑफ माई यूनिट इकोनॉमिक्स लगता है उस पर, तो देन मे बी मैं सोचता उस पर। लेकिन अगर मेरा 3% या 2% में काम हो रहा है, मतलब मेरे रेवेन्यू के, या जो मेरा 1 कप आइसक्रीम बनाने का जो यूनिट इकोनॉमिक्स की मैं बात करूँ, उसका सिर्फ 2% मुझे आउटसोर्स करने में लग रहा है। उसके साथ में मैंने लेबर का हेडेक निकल गया, मेंटेनिंग द प्लांट का हेडेक निकल गया, डीलिंग विद ऑल दी फसाई एजेंसीज एंड GST एजेंसीज एंड दिस एंड दैट, वो सब निकल गया। तो मैं वो क्यों पालूँ एट दिस स्टेज? ओके, इवेंचुअली आई मे हैव अ प्लांट ऑफ माई ओन, तो एट दिस स्टेज क्यों पालूँ? प्लस इतना सारा तो मेरा कैपिटल यहाँ से बच के मैं मार्केटिंग में, ग्रोथ में, न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट में, ब्रांड बिल्डिंग पे, ये सब में मैं स्पेंड कर सकता हूँ। सो दिस वॉज वन बिग लर्निंग जो मैंने आपसे सीखा कि अगर आप नया सेटअप कर रहे हो खुद का, आप इस पे मत इन्वेस्ट करो शुरू में, उसके बाद आप कर सकते हो। दैट वाज वन। सेकंड, तो मैंने जो मुझे अभी ऑलमोस्ट ये मेरा 11वां साल है आइसक्रीम इंडस्ट्री में। मैंने 2014 में अप्सरा ज्वाइन की थी। तो मैंने कंज्यूमर जर्नी देखी है 3 अलग अलग स्टेजेस पे। तो जो मेरा फर्स्ट स्टेज था जो 2014 से अराउंड 2017-18,
पहले 3-4 साल, वो प्योरली मैंने देखा कि पार्लर या फुटफॉल बेसिस पे कैसे कंज्यूमर्स को लाना, सेल्स कैसे ग्रो करना। वो 17-18 में स्विगी एंड जोमेटो, ये दोनों कंपनियां ग्रो करने लगी, ब्रांड्स को ऑनबोर्ड करने लगी, कस्टमर्स ऑनलाइन ऑर्डर करने लगे। स्टिल नॉट दैट मच, फिर भी मेरा ऑफलाइन सेल लेट्स से आई थिंक 70-30% स्प्लिट था, 70 ऑफलाइन था, 30 ऑनलाइन था। अ, फिर आया पैंडेमिक। अब पैंडेमिक में हुआ ये कि ऑफलाइन तो आपका ज़ीरो हो गया, ठीक है, लेकिन फिर भी स्विगी जोमेटो चल रहा है, गवर्नमेंट ने परमिशन दी है कि आप फूड डिलीवरी कर सकते हो एंड एवरीथिंग, एंड पीपल, लॉकडाउन, पहला लॉकडाउन तो आई थिंक 3-4 हफ्ते चला था, तो लोग मंगा रहे, तो जो हैबिट थी ऑनलाइन ऑर्डरिंग की वो लोगों में आ गई कि भाई अभी चीज़ें ऑनलाइन भी ऑर्डर कर सकते हैं। फिर जब लॉकडाउन ओपन हुआ, वी सॉ कि जो फुटफॉल वापस आ रहा है, इट इज़ नॉट जो पहले का हम लोग का प्री लॉकडाउन का लेवल था, वो लेवल पे नहीं आया, मतलब कम आ रहा था कि ज्यादा? कम आ रहा था, ओके। कम आ रहा था। तो जो पहले 70-30 का जो चल रहा था ऑफलाइन वर्सेस ऑनलाइन, अब इवन आफ्टर लॉकडाउन 6 मंथ्स के बाद भी वो 50-50 करीबन चल रहा है। ये आपने अप्सरा में सीखा? अप्सरा में देखा और अदर ब्रांड्स का भी मैंने ऑब्जर्व किया ओके, कि उनका ऑफलाइन वर्सेस ऑनलाइन का रेशियो अभी गिरने लगा है। सो पीपल आर नाउ काइंड ऑफ ऑर्डरिंग आइसक्रीम्स एंड अदर फूड एंड बेवरेज प्रोडक्ट्स ऑनलाइन मोर। तो ये चला 2021-22 तक। 2021 के एंड में या तो अर्ली 2022 में क्विक कॉमर्स ने अपने पर फैलाना शुरू किए। तो सबसे पहले तो मेरे ख्याल से ग्रोफर्स करके एक कंपनी थी, उसने बाद में रीब्रांड करके ब्लिंकिट Blinkit. पे किया। अर्लियर दे वर डूइंग ग्रोसरीज एंड Kiran, how long did you work with Apsara and when did you start GoZero? सो अप्सरा मैंने ज्वाइन किया 2014 में, जब मैं सिंगापुर से वापस आया और बिल्ड किया। और आई थिंक 2020 या 21 में थोड़े से फैमिली के साथ डिफरेंसेस जब होने शुरू हुए, तो उस टाइम पे लगा कि यार अब यहाँ से मेरी पर्सनल ग्रोथ तो हो नहीं पाएगी, तो बेटर है कि मैं मेरा खुद से कुछ स्टार्टअप शुरू करूँ। अच्छा खासा एक्सपीरियंस मैंने ले लिया है, 6-7 साल मैंने काम किया है। तब मैंने ये सोचा कि ऐसा कौन सा ब्रांड बनाया जाए जो यहाँ से अगले 10 साल या 15 साल तक इसका ट्रेंड आएगा। जैसे अभी क्विक कॉमर्स है जो अगले 10 साल तक मुझे लग रहा है बहुत रेलेवेंट होने वाला है। तब जब मैंने थोड़ा सा इस पे शुरू किया रिसर्च करना, तो एक ये देखा कि जो पैंडेमिक के बाद जो लोगों में एक अवेयरनेस बढ़ रही है कि मुझे मेरे जो खाने पीने की चीज़ें उस पर थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा। अगर मुझे बहुत सारा मीठा खाने की आदत है तो वो आदत नहीं जाएगी, बट शुगर कम करनी पड़ेगी। अगर मुझे बहुत बाहर का जंक फूड या चीज़ें खाने की शौक है तो मुझे मैदा कम करना पड़ेगा, तली हुई लाइक ऑयल वाले चीज़ें कम करनी पड़ेंगी, वो सब चीज़ें। अब उस दौरान 2017-18 से ही ये गिल्ट फ्री आइसक्रीम का एक ट्रेंड इंडिया में शुरू हो गया था। तो GoZero इज़ नॉट द फर्स्ट आइसक्रीम ब्रांड विच इज़ गिल्ट फ्री बाय लॉन्च डेट। उसके पहले 3-4 ब्रांड्स ऑलरेडी मार्केट में थे। एक नोटो करके एक ब्रांड है, गेटअवे है, ब्रुकलिन क्रीमरी, -30, तो ऐसे 4-5 ब्रांड्स ऑलरेडी थे। और ये शुरुआत ट्रेंड हुई थी जब यूएस में हेलो टॉप करके एक आइसक्रीम ब्रांड था, जो वहाँ का बहुत ही पॉपुलर लो कैलोरी गिल्ट फ्री आइसक्रीम ब्रांड था। तो ये ट्रेंड इंडिया में शुरू हो गया था। बट तो मैंने ये 3-4 ब्रांड्स के प्रोडक्ट्स मंगाए, टेस्ट किया। अब गिल्ट फ्री बनाने का सबसे मेन चैलेंज जो है वो ये आता है कि टेस्ट एंड हेल्थ आर इन्वर्सली कोरिलेटेड। अगर आपको कोई चीज़ टेस्टी लग रही है ना तो 99% वो हेल्दी नहीं होगी। अगर आप कोई चीज़ हेल्दी खा रहे हो ना तो 99% वो चीज़ टेस्टी नहीं हो सकती है। तो देयर इज़ ऑलवेज दिस स्ट्रगल बिटवीन टेस्ट एंड हेल्थ। तो ये मैंने जब प्रोडक्ट दूसरे ब्रांड्स के मंगा के ट्राई किया तो दे वर ऑल लाइक क्लेमिंग लो कैलोरी एंड दिस, बट जो आइसक्रीम खाने वाला जो इंडल्जेंट फीलिंग आना चाहिए वो मिसिंग था। तो आई थिंक आई फाउंड कि ये एक वाइट स्पेस अभी है। इन्वेस्टर्स इसको बोलते हैं कि इसका टैम कितना है, लाइक व्हाट इज द टोटल एड्रेसेबल मार्केट कितना है, तो ये बहुत ही छोटा है। बट मुझे ये लगता है कि यहाँ से अगले 5 साल या 10 साल का मैं अगर व्यू लूँ, और इस पर एक अवेंडस की स्टडी भी है कि लोग हेल्दी या गिल्ट फ्री बेटर फॉर यू प्रोडक्ट्स पे आज से 5 साल के अंदर 3 गुना ज़्यादा स्पेंड करेंगे अपना इनकम, अपना डिस्पोजेबल इनकम। सो द स्पेंडिंग ऑन गिल्ट फ्री एंड बेटर फॉर यू प्रोडक्ट्स विल बी 3 times more in the next 5 years. दैट इज़ नंबर 1। और आई थिंक इसके साथ ही मैंने ये भी सोचा कि अब ऐसा एक ब्रांड होना चाहिए जो ये सारी चीज़ें सॉल्व कर रहा है, और अगले 10 साल तक
चाहे कोई भी कॉम्पिटिटर उसके बाद आए, क्योंकि ये कैटेगरी में हम 3-4 ब्रांड्स ही हैं। तो जैसे ये मोमेंटम बिल्ड होगा तो और लोग आएँगे। इट विल अट्रैक्ट मोर ब्रांड्स। तो उस टाइम पे हमको मोट जो ब्रांड का डिफेंसिबिलिटी इतना स्ट्रॉन्ग बनाना है, तो अगेन आई वेंट बैक टू माय फेवरेट ब्रांड, नेचुरल आइसक्रीम्स। उन्होंने अपना ब्रांड नेम इतना शार्प और वेल पोजीशन रखा है कि भाई ये हमारा प्रोडक्ट है, इसमें फ्रूट और मिल्क और शुगर आता है और कुछ नहीं आता है, ये नेचुरल आइसक्रीम है। उसके बाद एक निक करके ब्रांड आया, जो ओरिजिनली उसने भी निक मतलब NIC नेचुरल आइसक्रीम रखा था। 4-5 साल तो ऐसे ही चलाया। उसके बाद हाई कोर्ट का एक ऑर्डर आया दैट बॉस यू कैन नॉट यूज़ नेचुरल आइसक्रीम बिकॉज देयर इज ऑलरेडी वन ब्रांड हु इज यूजिंग दिस। बाय द टाइम दे हैड बिकम वेरी बिग। तो ऐसे बहुत सारे कॉपी कैट्स आए। तो अब मैं ये सोच रहा हूँ कि मैं ऐसा कौन सा नाम रखूँ क्योंकि प्रोडक्ट तो देखो आइसक्रीम ही है, तो शुगर फ्री तो कोई आज नहीं तो कल कोई क्रैक कर लेगा। जैसे नेचुरल्स है वैसे अप्सरा भी तो था, तो ये कोई तो बना लेगा। तो ब्रांड नेम क्या मैं सोचूं? तब मैंने ये तो देखा कि जो भी गिल्ट फ्री प्रोडक्ट्स आ रहे हैं, नॉट आइसक्रीम बट इन जनरल, वो ज़ीरो वर्ड कहीं ना कहीं उसमें बैठ रहा है। ठीक है, जैसे कोक है, उसका शुगर फ्री वर्जन कोक ज़ीरो है। आप दूसरे ब्रांड्स ले लो जहाँ पे बिना मैदे का ब्रेड बनता है तो वो ज़ीरो मैदा ब्रेड लिखते हैं। अगर ये नहीं, तो मैंने बोला यार अगर किसी भी चीज़ को आप बेटर बना रहे हो तो उसमें आप कोई जो अनहेल्दी चीज़ है उसको निकाल रहे हो। तो आइसक्रीम या मीठे में से आप शुगर निकाल रहे हो, आप चिप्स नमकीन में से आप पाम ऑयल निकाल रहे हो, ब्रेड में से आप मैदा निकाल रहे हो, पिज़्ज़ा में से आप मैदा निकाल रहे हो, तो ज़ीरो। तो अगर मुझे मेरे ब्रांड का नाम रखना है तो ये ज़ीरो वर्ड कहीं न कहीं उसमें बैठना चाहिए। क्योंकि आगे जाके जैसे दूसरे ब्रांड्स आएँगे तो ब्रांड नेम पे तो ज़ीरो नहीं बोल पाएँगे, बट कहीं न कहीं उनको भी ज़ीरो के आगे खेलना पड़ेगा। उस टाइम पे द रिकॉल विल कम बैक टू गो ज़ीरो। करेक्ट। तो ये ब्रांड नेम उस टाइम पे डिसाइड किया। द नेक्स्ट चैलेंज वाज़ कि शुगर फ्री तो बनाना है, बट टेस्ट पे कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होना चाहिए। क्योंकि एक बार ट्रायल कर लेगा, एडवर्टाइजिंग करेंगे तो पब्लिक एक बार खा लेगी, रिपीट तभी आएगा जब आपको टेस्ट अच्छा मिलेगा। तो हमने ये डिसाइड किया कि शुगर के बदले जो हम स्वीटनर यूज़ करेंगे, सबसे पहले तो आर्टिफिशियल कोई नहीं होगा। कोक ज़ीरो में फॉर एग्जांपल एस्पर्टैम यूज़ होता है विच इज़ आर्टिफिशियल, तो आज नहीं तो कल उस पे पाबंदी आ जाएगी। तो नेचुरल क्या ऑप्शंस अवेलेबल हैं मेरे पास? तो 3-4 चीज़ें देखी, हमने ज़ीरो डाउन किया। एक स्टीविया है विच इज़ प्लांट बेस्ड, जो शुगर से 300 गुना ज़्यादा स्वीट है। सो 1 ग्राम ऑफ स्टीविया इज़ 300 टाइम्स स्वीटर देन शुगर। लेकिन शुगर का जो रोल आइसक्रीम में होता है ना, वो सिर्फ मिठास देने का नहीं होता है। ओके। उसका रोल टेक्सचर के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इम्पॉर्टेंट है। तो अगर शुगर नहीं होगा तो मिठास नहीं होगी, लेकिन उसका टेक्सचर भी चला जाएगा। तो आप शुगर के बदले अगर मैं स्टीविया डालूंगा तो स्टीविया सिर्फ मिठास का प्रॉब्लम सॉल्व करता है, लेकिन उसके टेक्सचर का प्रॉब्लम सॉल्व नहीं करता है। तो उसके लिए स्टीविया के साथ हमने फ्रुक्टो ओलिगोसैकेराइड और माल्टिटॉल, ये दोनों का ब्लेंड लिया, ओके। विच आर अगेन नेचुरली occurring but they are less sweet than sugar. So maltitol for example is 60% less sweeter than sugar. FOS is 70% less sweeter than sugar. तो मिठास तो स्टीविया से आएगी और जो टेक्सचर और बॉडी जो एक आइसक्रीम में आनी चाहिए वो आएगा FOS और माल्टिटॉल से। ओके। ये आपने कैसे पता कि R&D? R&D मतलब बहुत सारी चीज़ें खुद से करनी पड़ती हैं, सीखना पड़ता है, बैचेस लेनी पड़ती हैं। ऑफ कोर्स हमने एक आइसक्रीम कंसल्टेंट हायर किया जो हमको टेक्निकलिटीज़ समझाएगा कि कैसे कितने प्रपोर्शन में होनी चाहिए। तो ये 3 मिला के अगर एक राइट सही मात्रा में तीनों को ब्लेंड करेंगे तो ये लाइक फॉर लाइक शुगर का रिप्लेसमेंट बन जाएगा, जिससे टेस्ट भी अच्छा आएगा, मिठास भी आएगी, टेक्सचर भी नहीं आएगी, बट कैलोरीज आधी हो जाएंगी। तो अगर जो नॉर्मल आइसक्रीम अगर आप लोगे तो उसके अगर बैक ऑफ पैक में कैलोरी इन्फॉर्मेशन देखोगे तो एक कप में करीबन 200 से 250 कैलोरीज होती है। तो आप गो ज़ीरो का आइसक्रीम लेंगे तो हमने उसको 100 से भी कम में रखा है। तो एक कप गो ज़ीरो लोगे तो उसमें 100 से कम कैलोरीज होंगी। सो ये प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। तो इस तरीके से हमने ब्रांड का नाम सोचा, प्रोडक्ट्स और फ्लेवर्स और सब डिसाइड किए, और जुलाई 2022 में मैंने इसको लॉन्च किया। वाओ! लेकिन आप क्विक कॉमर्स में तो आप बहुत ही ज़्यादा बड़े ब्रांड बन गए हो और हर कोई जो आज मार्केट में आना चाहता है ये सोचता है कि मैं ब्लिंकिट या स्विगी, इंस्टामार्ट में कैसे बेचूँ या ज़ेप्टो में कैसे बेचूँ। तो आपने इतनी जल्दी ब्लिंकिट में और स्विगी, इंस्टामार्ट में एंट्री करके इतना जल्दी स्केल कैसे कर लिया? तो आई थिंक अगेन जो स्ट्रेटेजिक चॉइसेस एक फाउंडर के पास होती है ना, वो ये होती है कि आप कितने चैनल्स को पकड़ के आपका पहला 100 करोड़ का धंधा बना सकते हो। तो जैसे अगर मैं मेरे जर्नी की बात करूँ तो मैंने 2014 से 16-17 में देखा कि नेचुरल्स जो है
उसने सिर्फ पार्लर मतलब ऑफलाइन के थ्रू ही अपने पहले 100 करोड़ का धंधा बनाया। उसके बाद एक ब्रांड आया था निक, जिसने डार्क स्टोर्स ऑनलाइन, स्विगी जोमेटो, नॉट द क्विक कॉमर्स वन। सो दे, उनके पार्लर नहीं थे, वो सिर्फ स्विगी जोमेटो पर बेचते थे ऐसे डार्क स्टोर्स खोल के। उन्होंने अपने 100 करोड़ बनाए थे सिर्फ ई कॉमर्स या फूड डिलीवरी पे। तो जब मैंने शुरू किया तब क्विक कॉमर्स इतना बज़ नहीं था, तो हम भी फोकस कर रहे थे कि भाई स्टोर्स तो नहीं खोलने हैं, स्विगी जोमेटो पे करेंगे। तो 40-50 डार्क स्टोर्स हमने डाल दिए। लेकिन 2022 के बाद इतने सारे जब ज़ेप्टो आ गया था, तब ज़ेप्टो नहीं था, तब रियलाइज़ किया कि ये जो चैनल है, ये मेरे आइसक्रीम कैटेगरी के लिए सबसे बेस्ट रहेगा। तो हमने सबसे पहले तो लिस्टिंग करा दी कि भाई तुम अभी लिस्ट कर दो हमको। बट ये लिस्ट कैसे करते हैं भाई? क्योंकि जितना मैंने सुना है, आज ब्लिंकिट, ज़ोमैटो, स्विगी, इंस्टामार्ट में लिस्ट होना बहुत मुश्किल है, क्योंकि उनका जो शेल्फ स्पेस है वो बहुत ही ज़्यादा कॉम्पिटिटिव हो गया है। हाँ, तो वो आज मुश्किल है ना, 2022 में नहीं था। अच्छा। क्योंकि 2022 में उनके पास इतने सारे ब्रांड्स अवेलेबल नहीं थे, नंबर 1। नंबर 2, उस टाइम पे, और मुझे आज भी याद है, बहुत सारे लोग इस मॉडल को डिसमिस कर देते थे। क्यों? कि क्विक कॉमर्स इंडिया में नहीं चलेगा, अच्छा। क्योंकि 10 मिनट में डिलीवरी इम्पॉसिबल होता है। आप कैसे दे पाओगे, कितना पैसा लगेगा, कहाँ से होगा, क्या होगा। मेरे खुद के इन्वेस्टर्स, मुझे याद है जब मैं उनके पिच कर रहा था, मैंने जुलाई 2022 में शुरू किया था, मैंने राउंड रेस किया था 23 में। तो जब मैं बोल रहा था, मैं उनको बोलता था कि हम स्विगी जोमेटो पे करेंगे और साथ में क्विक कॉमर्स पे होगा। तो वो लोग बोलते थे हाँ ठीक है क्विक कॉमर्स, आप हमको दूसरा स्ट्रैटेजी बताओ। तो उस टाइम पे ज़्यादा लोग उसको बिलीव नहीं करते थे। तो आज तो गंगा पूरी उल्टी बह रही है। तो उस टाइम पे जिस लोगों ने लिस्टिंग करके एक एंट्री ले ली ना क्विक कॉमर्स पे, आज वो लोग उसका बेनिफिट रीप कर रहे हैं। मुझे भी लगता था कि क्विक कॉमर्स तो नहीं चलेगा, क्योंकि तभी तो सिर्फ ग्रोसरी बेचते थे वो। मुझे भी नहीं लगता था। लेकिन अगर बेट लेना ही था तो मैंने बोलूँ पार्लर नहीं डालेंगे, क्विक कॉमर्स पे डालेंगे। उसके बाद तो जो हमने, और आइसक्रीम का कैसा है ना, इट्स अ वेरी सीजनल बिजनेस। तो ऑलमोस्ट 50% सेल आपका होता है मार्च, अप्रैल, मई, जून में, ये 4 गर्मी के महीने में। तो जब हमने लिस्ट किया तो जो पहला सीज़न हम लोग ने देखा, तो उस टाइम पे ज़ेप्टो पे हमने प्रॉपरली लिस्ट करके सारे जो बॉम्बे, दिल्ली मेजर सिटीज़ है वहाँ पे था। ब्लिंकिट, इंस्टामार्ट पे फिर भी थोड़ा सा टाइम लग रहा था। लेकिन उस समर में, ये 2023 का जो समर है, उसमें ज़ेप्टो पे हमने देखा कि वी बिकेम द नंबर 1 गिल्ट फ्री आइसक्रीम ब्रांड इन मे ऑन ज़ेप्टो। ओके। ओके, आई सेड यार कुछ तो बात है इसमें, अब लेट्स डबल डाउन। अब अगले जो मैंने 6 महीने 8 महीने निकाले, वो सारे चैनल से रिलेशनशिप, बात करो, प्रोडक्ट टेस्ट कराओ, देखो अच्छा प्रोडक्ट है, आप प्लीज़ लिस्ट करो। क्विक कॉमर्स की बात कर रहा हूँ मैं। तो जो उसके बाद वाला समर आया था 2024 का, उस टाइम पे हमने सारे क्विक कॉमर्स पे लिस्टिंग कर दी। सारे मेजर सिटीज़ पे हमने प्रेजेंस डाल दिया, वेयर हाउसेज वगैरह सब, वो बैक एंड जो भी सॉर्ट करना है वो सॉर्ट कर दिया। तो जनवरी 2024 में हमारा रेवेन्यू था 70 लाख रुपए, और दिस इज़ लाइक द जनवरी 2024। 24। तो ये विंटर का मंथ होता है, तो विंटर में थोड़ा सा डिप आता है और एक जुलाई में डिप आता है बिकॉज ऑफ मानसून। तो जनवरी में 71 लाख था। उसके बाद जो हमने क्विक कॉमर्स पे क्या बोलते हैं, धागा खोल दिया, तो मई एंड तक हम लोग ने 3.7 ऑलमोस्ट 3.8 करोड़ का रेवेन्यू कर लिया। वाओ, 3.8 करोड़ इन अ मंथ। So from 71 lakhs in January, we went to 3.7 to 3.8 crores in May. That in 5 months, 5x, 70% of it was on quick commerce. ब्यूटीफुल। तो उस टाइम पे ऐसा वो वैलिडेशन हो गया कि नहीं, सही रास्ता पकड़ा है, सही जगह पे हमने एफर्ट्स और जो फोकस से हमने काम किया ना। वरना इट इज़ ईजी बह जाना, मतलब स्टोर्स भी खोलते हैं, चलो ये करते हैं, चलो वो करते हैं, बहुत इट्स ईजी टू गेट कैरिड अवे। अब तो पता चल गया कि भाई अब यहाँ पे अगर हमने 3-3.5 करोड़ कर लिया ना, अगला सीजन तो हमको 10 टारगेट करना है मिनिमम। तो अगेन वी स्टार्टेड वर्किंग टूवर्ड्स दैट। थोड़े से फ्लेवर्स हमने और फॉर्मेट्स हमने लॉन्च किए। जैसे कि उस टाइम पे हमारे पास सिर्फ कप्स या स्टिक्स और डुवेट्स भी थे। फिर हमने कोन्स लॉन्च किए। अभी हम कुल्फ़ीज़ बना रहे हैं। अब हम एक कसाटा करके, जो एक क्लासिक एवरीबॉडीज़ फेवरेट 3 डिफरेंट कलर्स आइसक्रीम विद केक, वो लॉन्च करने वाले हैं। तो असॉर्टमेंट हमने अभी एक कर दिया सॉर्टेड, कि भाई क्योंकि आइसक्रीम में क्या है ना, जिसको कप खाना है वो कप ही खाता है, और जिसको कोन चाहिए उसको कोन चाहिए। तो ये भी हमने डिसाइड किया कि हर अलग अलग सब कैटेगरीज में भी हम 3-4 फ्लेवर्स बनाएंगे। तो वैसे करके 20-25 SKUs का हमने एक लिस्ट बनाया। और उसके बाद आई थिंक द नेक्स्ट बिग स्पाइक फॉर अस केम इन जनवरी 25।
ओके तो जनवरी इज़ लाइक द मंथ वेयर गो ज़ीरो को एक नया एक स्पाइक मिलता है। तो हम शार्क टैंक पे आए। तो 8 जनवरी को हमारा एपिसोड एयर हुआ। अ, और जो हम लोग जनरली वो जो प्लान नहीं बनाते पूरे साल का कि इतना ये महीने में इतना होगा ये इतना, तो हमने बनाया था कि जनवरी में ये जो है 2 सवा 2 करोड़ कर लेंगे। पिछले जैन में 71 लाख किया था, इस बार 2 सवा 2 कर लेंगे, तो समर तक आते-आते 8, 9, 10 लाख तो हो जाए 10 करोड़ तो हो जाएगा। 8 तारीख को एपिसोड एयर हुआ और इस बार स्पॉन्सरशिप ली है स्विगी, इंस्टामार्ट ने। ओके तो एपिसोड चल रहा है, मैं बात कर रहा हूँ हमारे क्विक कॉमर्स की जर्नी की, उसमें ऐड में आ रहा है कि प्लीज़ ऑर्डर गो ज़ीरो फ्रॉम इंस्टामार्ट। तो उस महीने जो स्पाइक आया, तो उस जो हमने मंथ क्लोज़ किया वो ऑलमोस्ट 5 करोड़ के आसपास किया। वाओ तो हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि अगर शार्क टैंक नहीं होगा, हमको पता था कि शार्क टैंक में आने वाला है, वी डोंट नो कि एग्जैक्टली किस टाइम पे एयर होगा। इट कुड जैन में भी हो सकता है, फेब में भी हो सकता है। तो हमने किया कि अगर जैन में नहीं हुआ तो भी 2 सवा 2 कर लेंगे। अब जैन में हो गया तो हमने ऑलमोस्ट 2.5 टाइम्स ग्रो किया और सिचुएशन ऐसी थी कि बहुत सारी जगह पे स्टॉक आउट हो गया था। दैट्स तो हम डिमांड प्लानिंग नहीं कर पा रहे थे। जितना भी माल जा रहा है वो स्टॉक आउट हो रहा है। हमारा सर्च ऑलमोस्ट 5 टाइम्स बढ़ गया। क्विक कॉमर्स पे पब्लिक गो ज़ीरो सर्च कर रहा है। आज हम टॉप 3 सर्च ब्रांड बन गए क्विक कॉमर्स पे। तो इतना मोमेंटम हमने गेन कर दिया। अगेन उस टाइम पे ये वैलिडेशन आया, क्विक कॉमर्स, आप एक शो देख रहे हो घर बैठे-बैठे, उसमें आप देख रहे हो कि कोई एक आइसक्रीम ब्रांड आया है, शार्क्स, अनुपम मित्तल, वे लोग, विनीता, और एक प्रोडक्ट खा रहे हैं, अच्छा प्रोडक्ट है यार, चलो देखते हैं, स्विगी, इंस्टामार्ट पे मिल रहा है, 10 मिनट में ऑर्डर कर गया, घर पे आ गया। मेरी पिच खत्म हुई, उसके पहले आपने प्रोडक्ट ट्राई भी कर लिया। करेक्ट? नाउ दिस इज़ द मैजिक ऑफ क्विक कॉमर्स कि आप, अगर आपको आइसक्रीम क्या है, मतलब इंडल्जेंट प्रोडक्ट है, आपको क्रेविंग हुआ आइसक्रीम खाने का, आपने उठाया, नीचे जाएगा, कहीं से लेके आएगा, उससे बेटर है कि मैंने ऑर्डर किया, 10 मिनट में आ गया। तो ये जो कैटेगरी है, ये क्विक कॉमर्स के लिए ही बनी है। सो उस पे डबल डाउन करना इज़ मोर इम्पोर्टेंट। तो आज अभी हम लोग ने जो शार्क टैंक के भाई स्पाइक देखी है, अब तो क्विक कॉमर्स के सारे प्लेटफॉर्म्स बोल रहे हैं कि भैया अब तो आपके साथ यहाँ से 3-4 गुना और धंधा करेंगे। सो नाउ आई थिंक दैट अनदर बूस्ट विच वी गॉट वाज बिकॉज ऑफ शार्क टैंक। तो ये भी एक था। इसका भी एक स्टोरी है कि जब मैंने अप्सरा छोड़ा और गो ज़ीरो का सोचा कि खुद का एक ब्रांड बनूंगा, शार्क टैंक उसी टाइम पे सीजन में आया था। लाइक दिसंबर 21 में शार्क टैंक का पहला सीजन आया था। और उस टाइम पे जो पहले 2-3 एपिसोड्स आए थे उसके, उसमें भी एक हेल्दी आइसक्रीम ब्रांड आया था पहले, सबसे पहले सीजन में। और मैंने बोला यार इसका प्रोडक्ट तो मैंने खाया हुआ है, इससे तो बेटर ही करूँगा। उस टाइम पे एक सोचा किसी दिन हम भी इस प्लेटफॉर्म पे आएंगे, लेकिन एक टाइमिंग होनी चाहिए उसकी। तो जैसे 2022 में हमने लॉन्च किया, वो वाला सीजन में मैंने अप्लाई नहीं किया शार्क टैंक में। 2023 आया, उस टाइम पे भी मैंने अप्लाई नहीं किया, क्योंकि मेरा डिस्ट्रीब्यूशन नहीं था। मैंने बोला यार अगर कोई टीवी पे देखेगा और अपने को ऑर्डर करेगा तो मिलना भी तो चाहिए उस सिटी में। तो पहले डिस्ट्रीब्यूशन बिल्ड करते हैं, पहले असॉर्टमेंट बिल्ड करते हैं। पब्लिक जाएगा, सर्च करेगा, उसको खाना है। ये तो कितनी अच्छी बात बताई आपने, क्योंकि मैं शांतनु सर का पॉडकास्ट सुन रहा था उनके साथ, जिन्होंने वो बनाया है डॉक्टर ऑर्थो, या आई एम फॉरगेटिंग हिज संजीव नेम, जी। संजीव जी ने बोला था कि अगर आप मार्केटिंग कर रहे हो आपके प्रोडक्ट का, लेकिन आपका प्रोडक्ट अगर स्टोर पे अवेलेबल नहीं है, तो आप आपके कॉम्पिटिटर का मार्केटिंग कर रहे हो। करेक्ट। सो इट इज सो इम्पोर्टेंट टू अंडरस्टैंड कि आप प्रोडक्ट और डिस्ट्रीब्यूशन दोनों बनाओ, उसके बाद मार्केटिंग करो, ताकि उस मार्केटिंग का पूरा इफेक्ट लोगों को समझ में आए। करेक्टली। तो इसे जब लोग मुझे पूछते हैं ना कि यार आप तो ऑलमोस्ट 3 साल हो गए आपको, आप अभी क्यों आए शार्क टैंक में? मैंने बोला भाई पहले मेरे पास डिस्ट्रीब्यूशन नहीं था, तो अगर मैं टीवी पे आता तो मेरे फॉलोअर्स बढ़ते इंस्टाग्राम पे, धंधा नहीं बढ़ता। करेक्ट। धंधा अब बढ़ा है, क्यों? क्योंकि मैंने सारे मेजर सिटीज़ में कवर किया है, सारे क्विक कॉमर्स पे मैं अवेलेबल हूँ। क्योंकि जो टीवी पे देख रहा है ना, अगर उसको आप बोलोगे भाई स्टोर पे मिलता है, आप कल जाना, वो भूल जाएगा। क्विक कॉमर्स पे आप बैठे-बैठे ऑन द स्पॉट, व्हेन यू आर थिंकिंग ऑफ द ब्रांड, यू आर आल्सो ऑर्डरिंग, यू आर क्लोजिंग द लूप विद द कस्टमर एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम। तो मेरे ट्रायल्स, तो कस्टमर जो ट्राई करते हैं प्रोडक्ट आपका पहली बार, वो बहुत जल्दी और बहुत इफेक्टिवली क्लोज हो गया, बिकॉज वी वर प्रेजेंट इन क्विक कॉमर्स। तो ये अगर शायद पिछले सीजन में आते तो इतना स्पाइक नहीं मिलता। किरण, मुझे एक बात बताओ कि इसके इकोनॉमिक्स को थोड़ा समझते हैं कि कन्वेंशनल आइसक्रीम ब्रांड का जो यूनिट इकोनॉमिक्स होता है वो क्या होता है, और आपका यूनिट इकोनॉमिक्स क्या है। ऑन द बेसिस ऑफ दैट वील देन मूव ऑन टू द काइंड ऑफ कस्टमर्स दैट यू आर एड्रेसिंग। तो मुझे बताओ, अगर एक टिपिकल चॉकलेट का कोन होता है विद द सिमिलर वॉल्यूम्स एज दैट ऑफ गो जीरो, तो एक अमूल जैसे ब्रांड का यूनिट इकोनॉमिक्स अप्रॉक्सीमेटली क्या होगा? तो जो यूनिट इकोनॉमिक्स है उसको जनरली हम लोग 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं, ठीक है। सबसे पहला पार्ट होता है कि, और शुरू होता है हमेशा एमआरपी से या उसका जो सेलिंग प्राइस है वहाँ से।
सबसे पहला जो लेवल आता है वो आता है आपका ग्रॉस मार्जिन, ठीक है। तो अगर 100 रुपए का आइसक्रीम है एग्जाम्पल, उसको बनाने का कॉस्ट कितना है, उसमें जो रॉ मटेरियल जा रहा है, उसमें जो कप यूज़ हो रहे हैं, पैकेजिंग मटेरियल यूज़ हो रहा है, डायरेक्ट जो लेबर वगैरह सब यूज़ हो रहे हैं, वो सब मिला के कितना हो रहा है। तो जो ग्रॉस मार्जिन है जनरली फॉर गो जीरो इट्स इन द रेंज ऑफ 70%, 70%, वाओ। विच इज़ अगेन बेस्ट इन क्लास, क्योंकि जनरली आइसक्रीम में 50 से 60% तक होता है। ऑफ कोर्स वी हैव द एडवांटेज कि थोड़ा सा बिकॉज वी आर अ प्रीमियम ब्रांड, तो हमारा प्राइसिंग इज़ नॉट एज मासी एज अमूल, लेकिन हमारे कैटेगरी में भी हमारा ग्रॉस मार्जिन सबसे बेस्ट है एट द सेम प्राइस पॉइंट। और अमूल की अगर मैं बात करूँ तो अराउंड 50-60% उनका ग्रॉस मार्जिन बनता है MRP से लेके कॉग्स निकालने तक। ओके, तो ये अगर कोई भी ब्रांड आइसक्रीम में 60% या उसके रेंज में रखता है तो इट्स अ गुड रेंज टू ऑपरेट इन। तो यहाँ तक की कहानी है कि ग्रॉस मार्जिन 60 से 70% के रेंज में होना चाहिए। उसके बाद आता है कंट्रीब्यूशन मार्जिन 1, जो है एक्सप्लेन कर सकते हैं सिंपल वर्ड्स में? हाँ, जो है आपको फैक्ट्री से लेके आपके पॉइंट ऑफ सेल तक या कंज्यूमर के हाथ तक पहुंचाने का कॉस्ट, जिसमें आपके लॉजिस्टिक्स, ट्रांसपोर्टेशन, अगर कोई वेयर हाउसिंग कॉस्ट है वो, अगर कोई पार्लर है तो उसका रेंट, अगर पार्लर में कोई स्टाफ काम कर रहा है तो उसकी सैलरीज, अगर आप स्विगी जोमेटो पे कमीशन देते हो तो वो कमीशन आ गया, तो वो सारी चीज़ें आ जाती हैं। और ये सब अगर आप निकाल लो तो इसको ब्रॉडली बोलते हैं सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस। ये मैं अगर ग्रॉस मार्जिन से निकालता हूँ तो मैं आता हूँ मैं कॉन्ट्रीब्यूशन मार्जिन 1 पे। तो ये आइडियली फॉर गो जीरो इज़ इन द रेंज ऑफ 50 to 55%। ओके, और ये सबसे इम्पॉर्टेंट है कि जैसे आप स्केल करोगे आपके पास बहुत सारा स्कोप होगा इसको ऑप्टिमाइज करने का। और एक वेल ऑयल्ड आइसक्रीम डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लाइक अमूल फॉर एग्जांपल, वो 3 से 5% के रेंज में ही उसका ग्रॉस मार्जिन से लेके CM1 तक गिरेगा, क्योंकि ट्रांसपोर्टेशन, क्योंकि इतना बल्क में आइसक्रीम मूव कर रहा है ना कि उसको पूरा रीफर या जो कोल्ड स्टोरेज में हम लोग कोल्ड व्हीकल्स बेचते हैं उसको कॉस्ट जस्टिफाई हो जाता है। तो वो स्केल पे इसको ऑप्टिमाइज करना बहुत ईजी हो जाता है। लेकिन वो स्केल लाने के लिए जो मेट्रिक या जो यूनिट इकोनॉमिक्स का जो इम्पोर्टेंट पार्ट है वो CM1 के बाद आता है, जो है CM2। तो अब CM2 में हम जो भी मार्केटिंग एक्सपेंसेस जो हमने एड्स चला दिए, कंज्यूमर को ऑफर दे दिया, डिस्काउंट्स दे दिया टू मेक देम ट्राई, ये सबसे ही पता चलेगा कि भाई आप कंज्यूमर के पास पहुंच रहे हो, आपका कंज्यूमर एक्विजिशन कॉस्ट कितना है, पब्लिक आपको बाय कर रहा है, ट्रायल हो रही है, रिपीट हो रही है, वो सारी चीज़ें। तो ये मार्केटिंग और सेलिंग और प्रमोशन रिलेटेड जो भी एक्सपेंसेस है ना, वो आप कंट्रीब्यूशन मार्जिन 1 से निकाल दोगे तो आओगे आप CM2 लेवल पे। ये हो गया आपका होली ग्रेल। अगर आप CM2 पे आते आते अगर नेगेटिव में चले जाते हो तो प्रॉब्लम है, क्योंकि इसके बाद आपको टीम का सैलरी का खर्चा, ऑफिस में कुछ रेंट दिया हुआ है तो वो, कोई मिसलेनियस एक्सपेंसेस है, जो आज निकलते निकलते फिर आप आते हो एबिडा पे। तो अगर CM2 और एबिडा, CM2 पर अगर आप नेगेटिव हो गए तो आपके पास मतलब यू आर बर्निंग मनी टिल द टाइम यू रीच एबिडा। सो लेकिन कोई भी नया ब्रांड जब लॉन्च करेगा और उसको मार्केट में ये बड़े बड़े एस्टैब्लिश्ड प्लेयर्स के साथ में कम्पीट करना है, जैसे अमूल है, बास्किन रॉबिन्स है, नेचुरल्स है, अब अप्सरा भी है, तो मुझे शुरू में मार्केटिंग प्रमोशंस पे हैविली स्पेंड करना पड़ेगा। स्पेशली बिकॉज अब मेरा पार्लर नहीं है। तो पार्लर होता तो मैं बोलता भाई मेरा बोर्ड ही मेरा ब्रांडिंग हो गया, लेकिन हमारा क्विक कॉमर्स पे हूँ मैं और कंज्यूमर ब्राउज कर रहा है, उसके पास बहुत सारे ऑप्शंस एक ही जगह पे दिख रहे हैं उसको। तो यहाँ पे मुझे कंज्यूमर का अटेंशन लेने के लिए मार्केटिंग पे स्पेंड करना पड़ेगा। अगर कोई नया ब्रांड है तो उस पर एक ऑफर लगाना पड़ेगा, भाई यार 100 रुपये की चीज़ आप 50 में ट्राई कर लो, पहले 50% ऑफ पे ट्राई कर लो, नेक्स्ट टाइम अगर आपको अच्छा लगा तो आप पूरे पैसे दे के ले लेना। तो ये सारे कॉस्ट एक नए ब्रांड के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। ओके, लेकिन फॉर एन एस्टैब्लिश्ड ब्रांड लाइक अमूल ये 5 से 10% के रेंज में ही होगा। 1% है तो अमूल का मार्केटिंग कॉस्ट। हाँ करेक्ट। तो मार्केटिंग कॉस्ट 1% है और बाकी के डिस्काउंट्स वगैरह हम सब, तो अमूल तो चलो अलग ही लीग में है, इट हैज मोर देन 40-45% मार्केट शेयर। तो अगेन वेरी स्ट्रॉन्ग ब्रांड पुल है। नेचुरल्स फॉर एग्जांपल इज 2 to 3% ऑफ देयर रेवेन्यू इन स्पेंड इन मार्केटिंग। तो ये ऑप्टिमाइज तब होगा जब एक ब्रांड पुल बनता है। तो पुल वर्सेस पुश, कस्टमर आपको ढूंढते हुए आ रहा है वर्सेस आप उसको बता रहे हो भाई मैं हूँ, मेरे को खरीद। तो जैसे 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 ये प्रोडक्ट मार्केट फिट बनेगा, ब्रांड रिकॉल बढ़ेगा, एक
अच्छा सा वैल्यू प्रोपोजिशन क्रिएट होगा, तो ये आपको फिर सर्च करने मतलब एड्स पे स्पेंड करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। करेक्ट। तो जैसे मैं अगर गो जीरो का एग्जांपल दूं, पर मंथ अराउंड 15,000 लोग मुझे सर्च करते थे क्विक कॉमर्स पे एवरी मंथ। नाउ ऑफ कोर्स बिकॉज ऑफ शार्क टैंक और दूसरे जो मार्केटिंग एफर्ट्स करते हैं उसकी वजह से आज हर महीने 70 से 80,000 लोग हमको सर्च कर रहे हैं। मतलब ये मुझे सर्च कर रहे हैं, मैं उसको ऐड नहीं दिखा रहा हूँ। तो 5 गुना सर्च इंटेंट जो हम बोलते हैं वो लोगों में बढ़ गया कि भाई ये ब्रांड मुझे चाहिए, मैं इसको सर्च करूँगा, सीधे ऐप खोलूँगा, मैं स्क्रॉल नहीं करूँगा, ऑफर नहीं देखूँगा, सीधा गो जीरो टच टाइप करूँगा, सिलेक्ट करूँगा और ऐड टू कार्ट करूँगा। फॉर एनी ब्रांड या किसी भी कंपनी के लिए ये सबसे बेस्ट कंज्यूमर फनल या पार्ट टू परचेज होता है कि कस्टमर वो घोड़े पे नहीं हम लोग दो ऐसे साइड में लगाते कि भाई लेफ्ट राइट मत देख, सीधा टारगेट पे जा। तू ऐप खोल, गो जीरो सर्च कर, प्रोडक्ट दिखेंगे, कौन चाहिए तो कौन ले, कब चाहिए तो कब ले, ऐड कर, चेकआउट कर, पैसा दे दे और ऐप से बाहर निकल जा। लेकिन होता क्या है, वो आता है अमूल ने, जैसे मैं गो जीरो टाइप करूँगा ना तो अभी उस पर कीवर्ड बिडिंग होता है, तो गो जीरो सर्च करेगा तो उसको नेचुरल्स का ऐड दिखेगा या बास्किन रॉबिन का ऐड दिखेगा, तो वो अरे बास्किन रॉबिन चलो मैं ले लेता हूँ, वैसा भी होता है। सो इट्स वेरी डिफिकल्ट। सो कंज्यूमर एक्विजिशन कॉस्ट इज़ अ रियल थिंग। तो वो जितना कम होगा और जितना लोग ऑर्गेनिकली आपको सर्च करेंगे, आप बोल सकते हो कि मेरा एक स्ट्रॉन्ग ब्रांड बन चुका है, अब मैं धीरे 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 मेरा CM2 ऑप्टिमाइज करूंगा। अभी आपका कैक कितना है? अभी कैक अराउंड 200 से 250 रुपया है। ओके, और कस्टमर लाइफ टाइम वैल्यू कितना है? लाइफ टाइम वैल्यू अभी तो बहुत ही अर्ली है और ये डेटा जनरली हमको क्विक कॉमर्स से मिलता नहीं है, बट आई थिंक 1500 से 2000 की रेंज में अभी चल रहा है। अच्छा, मुझे तो लगता है कि ज्यादा होगा। क्योंकि आइसक्रीम फॉर एग्जाम्पल इज़ अ वेरी इम्पल्स ड्रिवन, तो हम लोग उसको 30 या 60 दिन के विंडो के ऊपर ट्रैक नहीं करते। मैं आपको इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि अगर कन्वेंशनली अगर इंसान 10 आइसक्रीम खाता है और आपका अगर 50% ही कैलोरी होता है तो इंसान ने आपका 20 आइसक्रीम तो खाना चाहिए। व्हाट प्राइस एंड डू यू सेल एट एंड व्हाट इज द प्राइस पॉइंट ऑफ अमूल एट द मोमेंट? अमूल तो आई डोंट कंसिडर माई कॉम्पिटिटर ऑल्सो। अगर कोई अमूल खा रहा है तो वो शायद लाइफ में गो जीरो नहीं। हाँ, मैं बस वो हायरार्की ये जानना चाहता हूँ कि So- अलग अलग प्राइस स्लैब्स क्या है। आइसक्रीम कैटेगरी में 3 जनरली प्राइस स्लैब्स होते हैं। ओके, ठीक है, एक प्राइस स्लैब होता है और मैं उसमें कप को एज अ बेंचमार्क लूंगा, जो 100 ml का कप है। एक प्राइस पॉइंट होता है जो 40 से 50 रुपए से अंदर होता है, जिसमें ब्रांड लाइक अमूल, वाडीलाल, मदर डेयरी, क्वालिटी वॉल्स, ये जो मास ब्रांड्स है वो ऑपरेट करते हैं। और ये वो इतना लो क्यों रख पाते हैं, क्योंकि उसमें फैट परसेंटेज कम होता है, फ्रूट नहीं होता है, फ्लेवर होता है, वो सारी चीज़ें होती हैं। फिर एक प्राइस रेंज आता है जो 50 या 60 रुपए से शुरू होके अराउंड 100 रुपए तक जाता है, लाइक 100 से कम। ओके, ठीक है, इस पे थोड़े से प्रीमियम ब्रांड्स आ जाते हैं, जैसे बास्किन रॉबिन आ गया, क्वालिटी वॉल्स का मैग्नम आ गया जो 99 रुपीज़ का है, नेचुरल्स जैसे आर्टिजनल ब्रांड्स आ गए, तो वो सारा कैटेगरी आ गया। उसके बाद जो 100 रुपये या 120 रुपये के ऊपर वाले हैं तो वो थोड़े से प्रीमियम वाले कैटेगरी में आते हैं, जहाँ पे लंदन डेयरी हो गया, हैगन दास हो गया, वो थोड़े से अल्ट्रा प्रीमियम हो जाते हैं। मतलब उनका एक कप या एक टब, एक स्कूप 150 के ऊपर होगा। तो हम जो अभी प्राइसिंग रखे हैं वो अराउंड 120 रुपया MRP रखा है। which is somewhere between Baskin Robbins and Häagen-Dazs. Yeah, so I would say equivalent of Baskin Robbins and Magnum, but 20% प्रीमियम इसके लिए, क्योंकि शुगर 1 किलो जो है वो पड़ता है करीबन 30 से 35 रुपए का कॉस्ट आइसक्रीम में यूज़ करने के लिए, वर्सेस जो हमारा स्टीविया, माल्टेटॉल ये वो है, वो 1 किलो करीबन 6-7 हज़ार रुपये आता है। सो द रॉ मटेरियल कॉस्ट्स आर ओनली सो हाई। तो अगर मैं बाकी सब चीज़ें कांस्टेंट रखूं तो बिकॉज ऑफ रिप्लेसिंग शुगर विद द रिप्लेसमेंट द कॉस्ट इंक्रीजेस। Got it. तो उस वजह से अगर मेरे को compete करना है 80-90 रुपए वाले आइसक्रीम से, तो लाइक फॉर लाइक करूंगा तो मैं मेरा 100 के ऊपर ही चला जाएगा। But to be honest, I think you guys taste much better than Baskin Robbins. आई थिंक दैट्स अ वेरी बिग कॉम्प्लीमेंट एंड दिस इज ऑल्सो समथिंग, अगर आप शार्क टैंक का एपिसोड देखोगे तो उसमें हमने जो हमारा चॉकलेट का बार था वो हमने शार्क्स को टेस्ट कराया। उनको ये नहीं लगा कि इसमें शुगर नहीं है। Correct. It felt as indulgent as a Magnum or any premium bar which you would have, and that is exactly the point of creating a guilt-free brand. अरे मैं तो कल खा रहा था, मैं तो कल रात को, तेजू ने रात को 1 बजे मंगाया, मैं तो कल खा रहा था। और दिग्विजय ने मुझे स्ट्रिक्ट रूटीन दिया हुआ, उसने मुझे बोला है कि तू हफ्ते में 1 ही बार चीट कर सकता है। मैं बोला ठीक है, चीट मतलब क्या? बोला एनीथिंग बिलो 350 कैलोरीज इज फाइन। ठीक है, तो मेरा एक ट्रेनर है प्रणित करके, एंड ही सेज 0 चीट मील्स, ओके, विच मीन्स 0 शुगर,
या तो मैंने बोला, दिग्विजय ने बोला है 350 कैलोरीज से कम, प्रणीत ने बोला है कि जीरो शुगर, गो जीरो फिट सो परफेक्टली वो देयर। और कल जब मैं खा रहा था, बिकॉज इट वाज अ वेरी हेक्टिक डे, जब मैंने खाया मुझे इतना मजा आया। तभी मैं सोच रहा था, आई वाज जस्ट टेलिंग तेजू एंड दिग्विजय बोथ दैट दिस डज नॉट सीम लाइक अ चीट मील. this does not seem like a cheat meal. A, it does not seem like 150 calories. B, and it does not seem like zero sugar. तो मैं ये सोच रहा था कि what the hell is there in this आइसक्रीम। तो कल हम बैठ के सब देख रहे थे माल्टीटॉल, ये जो आपने बताया ना सारे जो स्वीटनेस थे, Stevia. कल स्टीविया, कल दिग्विजय ने मुझे बताया स्टीविया, बट मैंने दिग्विजय को बोला कि यार स्टीविया भी इतना अच्छा टेस्ट नहीं करता। तो आपने वही क्लियर करा ना कि स्टीविया आपको स्वीटनेस दे देगा बट टेक्सचर ला नहीं पाएगा, एंड दैट मेक्स सच अ ह्यूज डिफरेंस स्पेशली फॉर एन आइसक्रीम, कि जमीन आसमान का फर्क है। इनफैक्ट अगर आपको मैं स्टीविया दूंगा और उसका आप थोड़ा सा पिंच, इफ़ यू पुट इट ऑन योर टंग एंड ट्राई टू टेस्ट इट, वो आपको स्वीट से ज़्यादा बिटर लगेगा, क्योंकि इतना कॉन्सेंट्रेटेड स्वीटनेस है कि वो बिटर लगता है. क्यों ऐसा? इट्स लाइक अ फंक्शन ऑफ योर टेस्ट बड्स. बहुत ज़्यादा कॉन्सेंट्रेटेड स्वीटनेस अगर थोड़े से एरिया पे डालो तो उसको बिटरनेस आ जाती है. इसीलिए उसको सही ब्लेंड में बैलेंस करना पड़ता है विथ अदर स्वीटनर विच आर लेस स्वीट देन शुगर. गॉट इट। तो वो टेस्ट और टेक्सचर सही से बैठेगा. तो आई थिंक ये क्रैक करना बहुत इंपॉर्टेंट है. और एक बार वो आपने क्रैक कर लिया तो जैसे स्केल बढ़ेगा आप कॉस्ट ऑप्टिमाइज तो कभी भी कर सकते हो आगे जाके. जैसे फॉर एग्जांपल 120 रुपया अगर मेरा एक कप है तो ये हमने जुलाई 22 में लॉन्च किया. ऑलमोस्ट 2.5 साल हो गया, हमने प्राइस नहीं बढ़ाया, ठीक है. लेकिन जुलाई 2022 में अगर मैं नेचुरल्स की बात करूँ तो 70 रुपये का था या 65 रुपये का था. आज ऑलमोस्ट 80-85 का रिटेल स्टॉप में मिलता है. और अगर आप ऑनलाइन खरीदोगे तो ऑलमोस्ट 90 से 100 रुपये पे एक कप उसका चॉकलेट आइसक्रीम आपको मिलेगा. तो ऑलमोस्ट पैरिटी पे ही आ गए हैं आप. और एक आध साल अगर मैंने ये प्राइस पॉइंट अगर होल्ड कर लिया तो आई थिंक वेरी सुन द अदर ब्रांड्स विल ऑल्सो क्रॉस द 100 रुपी प्राइस पॉइंट बैरियर. बट मुझे लगता है कि आपके केस में प्राइस इतना मैटर नहीं करता, एंड आई हैव माई थीसिस बिहाइंड दिस, बिकॉज अभी भी हमने क्विक कॉमर्स पे केस स्टडी करा तो वी फिगर आउट दैट यू नो कन्वेंशनल इफ यू वांट टू डिवाइड इंडिया इनटू 3 कैटेगरीज तो आपको दिखेगा इंडिया 1, 2 और 3. इंडिया 3 हो गया 1 बिलियन, ठीक है. इनका पर कैपिटा इनकम है कुछ मान लो $3,000. या ये तो आपका आइसक्रीम नहीं खरीदेंगे. नहीं खरीदेगा. बाद में आता है इंडिया 2 जो यूजुअली अमूल खरीदता है, विच इज समवेयर अराउंड $3,000 टू $12,000, ठीक है. इंडिया 1 जो आता है वो हो गया कुछ 120 मिलियन पीपल इन टोटल, विच मीन्स हाउस होल्ड पॉपुलेशन कुछ 22 मिलियन हाउस होल्ड होगा. अगर ये 2 करोड़ पेइंग इंडिविजुअल्स घर संभाल रहे हैं, विच कम्स डाउन टू कितना 120 मिलियन है तो 12 करोड़ लोग हो गए, ठीक है. ये 12 करोड़ लोग ही आपके कस्टमर्स हैं जितना मेरे पर्सपेक्टिव में आता है, स्पेशली बिकॉज दिस इज द पॉपुलेशन दैट एक्चुअली शॉप्स ऑन क्विक कॉमर्स. या Quick commerce, in fact, e-commerce in general plays in 3 C's: cost, convenience, catalog. जहां तक मीशो हो गया, मीशो खेलता है कॉस्ट पे, Amazon खेलता है कैटलॉग में, क्विक कॉमर्स खेलता है कन्वीनियंस में. यानी कि क्विक कॉमर्स बोलता है अभी तो कैटलॉग में भी खेलने लगा है, बट क्विक बहुत कॉमर्स जल्दी बोलता है अमेजोन को ओवरटेक करेगा कैटलॉगिंग में. हाँ, विच इज़ वेरी वेरी सरप्राइजिंग. Yeah. तो जितना क्विक कॉमर्स अगर कन्वीनियंस गेम पे खेलता है और इंसान अगर टमाटर जो मार्केट में जाके खरीद सकता है 10 रुपये में, अगर उसी के लिए अगर वो 20 रुपये देने को रेडी है, विच क्लियरली सेज दैट दीज पीपल वैल्यू टाइम ओवर मनी, दे डोंट लुक फॉर डिस्काउंट्स इन द फर्स्ट प्लेस. और ये जो कन्वीनियंस वाला कस्टमर है यही गो जीरो खरीद रहा है फॉर 2 रीजंस. इसमें भी आता ना कि आपका मैस्लोस पिरामिड ऑफ हेल्थ आ जाता है इसमें, कि अगर आपका कस्टमर बहुत ही ज़्यादा गरीब है तो बस ये सोचेगा कि मैं खाना खा लूँ. अगर थोड़ा जैसे अमीर कस्टमर होता है तो वो सोचता है कि मैं डायग्नोस्टिक्स कर लेता हूँ. इसमें आता है कि क्या ओनली आफ्टर यू गेट सिक विल द पेशेंट एवर विजिट द डॉक्टर. Yeah. बट एज यू गो, जैसे जैसे आपकी इनकम बढ़ जाती है तो आप डायग्नोस्टिक्स पे ध्यान देने लग जाते हो, जहाँ पे आप टेस्ट कर लेते हो ताकि आप बीमार ना पड़ो. उसके बाद आप हेल्थ कॉन्शियस बन जाते हो, जहाँ पे आप अच्छा खाना खाते हो, अच्छा जिम जाते हो, वहाँ पे आप प्रिवेंशन में आ जाते हो कि मुझे टेस्ट भी कराना ना पड़े. उसके ऊपर जब जाते हो तो आ जाता है बायो हैकिंग, जहाँ पे आप जितने भी सारे प्रोडक्ट्स आप कंज्यूम कर रहे हो आप मेक श्योर करते हो कि आप ज़्यादा पैसा खर्च करो लेकिन आप यू डोंट चीट. जैसे इस केस में हो गया जहाँ पे शुगर का कंजम्पशन कम करना इज़ द मेजर गोल ऑफ द कस्टमर. और जो कस्टमर शुगर कम करना चाहता है वो कॉस्ट नहीं देख रहा है, इसलिए शुगर कम करने की कोशिश करे. और वहाँ पे अगर गो जीरो आ जाता है विद लाइक आई सेड अ टेस्ट एज गुड एज बास्किन रॉबिन्स, तो मुझे लगता है आप तो इंडिया 1 को सर्व कर रहे हो, क्विक कॉमर्स में सर्व कर रहे हो, तो चैनल फिट भी है, प्रोडक्ट फिट भी है, फंक्शनल फिट भी है, टेस्ट फिट भी है. तो मुझे नहीं लगता आपको कॉस्ट कभी बॉदर करेगा. Yes and no. ओके Okay. Yes, because you have narrowed down the consumer profile so sharply
कि इस वाले टीजी को, जिसको हेल्थ चाहिए, जिसको डिस्पोजेबल इनकम का प्रॉब्लम नहीं है, जिसको कन्वीनियंस एट ऑल कॉस्ट चाहिए, आई थिंक इनको ये प्रॉब्लम प्राइसिंग की ज़्यादा नहीं आएगी, ठीक है। बट वन मोर फन फैक्ट टुडे, विच इज़ द आइसक्रीम ब्रांड विच सेल्स द मोस्ट ऑन क्विक कॉमर्स? अमूल। तो अगर हमारा हाइपोथेसिस अगर ये है कि अमूल खाने वाला कन्वीनियंस सीकर है या वैल्यू सीकर है, वैल्यू सीकर मोर देन अ कन्वीनियंस सीकर, और अमूल ज़्यादा डिस्काउंट्स रन भी नहीं करता है, करेक्ट, इनफैक्ट कुछ नहीं करता है, then why is somebody who is ordering on quick commerce buying Amul? I have a thesis for this as well. This is because these kind of customers belong to my father's category. Okay, so अगर मैं इसको थोड़ा break down करूँ, my parents do not care about health as much as I do. जैसे आपने बोला प्री कोविड पोस्ट कोविड हो गया ना, वैसे मैं बोलूँगा कि जेन एक्स हो गया, जेन वाई हो गया, जेन जी हो गया। जेन वाई और जेन जी ज़्यादा से ज़्यादा हेल्थ कॉन्शियस होते जा रहा है जो क्विक कॉमर्स में है। तो पहले अगर जेन एक्स में अगर पर कैपिटा इनकम हाई है, इसका मतलब ये नहीं कि वो बंदा हेल्थ कॉन्शियस होगा, करेक्ट, लेकिन जैसे जैसे आप नई जनरेशन में Agree. आ रहे हो, तो उनको हेल्थ से ज़्यादा मैटर नहीं करता है, हाँ, तो उनको आइसक्रीम खानी है। अब अगर अमूल की आइसक्रीम उनको मिलती है 50 रुपए में, और गो जीरो बोलते हैं मैं हेल्दी आइसक्रीम दूंगा आपको 100 रुपए में, ठीक है, तो वो तो 50 रुपये ओवर 100 प्रीफर करेंगे, करेक्ट। विच इज़ वेयर द डिस्काउंटिंग स्ट्रेटेजी कम्स इन टू प्ले। इनफैक्ट ऑन द कॉन्ट्ररी, अगर आप पेरेंट्स की बात करो ना, तो सबसे ज़्यादा उनको शुगर या आइसक्रीम से जो प्रॉब्लम होंगी ना हेल्थ रिलेटेड, वो इनको ज़्यादा होगी। बट परसेप्शन उनका ये है कि चाहे आर्टिफिशियल स्वीटनर हो या शुगर हो, उनको लगता है कि इस पे तो इंसुलिन स्पाइक होना ही है। तो परसेप्शन ब्रेक करने के लिए सबसे बेस्ट मेथड है टू मेक देम ट्राई द आइसक्रीम, और ट्रायल के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है कि मैं उसको उस प्राइस पॉइंट पे दूं जो उनके फेवरेट ब्रांड्स उनको देते हैं, राइट। अमूल, आई वुड से अगेन वेरी एक्सट्रीम एग्जांपल, द नंबर 2 मोस्ट सेलिंग ब्रांड ऑन क्विक कॉमर्स टुडे इज क्वालिटी वॉल्स, ठीक है, आफ्टर अमूल। अब क्वालिटी वॉल्स ऑपरेट करता है 3 ब्रांड्स, एक है मैग्नम जो उसके चॉकलेट बार्स आते हैं, दूसरा है कॉर्नेटो जो फ्रोजन डेजर्ट है, बाय द वे आइसक्रीम नहीं है बट वो कोन फॉर्मेट में आता है, और तीसरा है क्वालिटी वॉल्स जिसमें टब्स या कप्स वो आते हैं, ठीक है। अगर मैं मैग्नम की बात करूँ तो इन स्टिक कैटेगरी इट सेल्स द हाइएस्ट एंड इट इज़ अ इंडल्जेंट एंड लग्जरियस प्रोडक्ट, मतलब 90 रुपये का 99 रुपीज़ का मिलता है, मतलब 100 रुपये ऑलमोस्ट हो गया, तो सस्ता तो नहीं है। तो अगर वो कस्टमर मैग्नम खा रहा है, वो हेल्थ के लिए नहीं खा रहा है, वो टेस्ट के लिए खा रहा है, क्योंकि उसको वो मैग्नम का जो चॉकलेटी टेक्सचर है, टेस्ट है, उसको वो पसंद आ रहा है, करेक्ट, तो वो उसके लिए खा रहा है, उसके माइंड में ये है कि भाई मैग्नम को कोई बीट नहीं कर सकता, ठीक है। अब अगर कोई 120 रुपये वाला आइटम, अगर जो ब्रांड है वो डिस्काउंट पे उसको 80 या 90 रुपीज़ पे देगा, ठीक है, और वो ट्राई करेगा उसको, बोलेगा अरे यार टेस्ट तो सेम है, इनफैक्ट मे बी बेटर देन मैग्नम और एट पार देन मैग्नम, प्लस अब इसमें शुगर भी नहीं है, कैलोरीज भी कम है, तो मेरे तो दोनों प्रॉब्लम एक तीर से दो निशान हो रहे हैं मेरे। तो वो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम ऐसे कंज्यूमर्स को कन्वर्ट करके गो जीरो में लाना इज ईजियर। बट अगर आप इस पे बाद में प्राइस बढ़ा देते हो, व्हाई वुड यू डिक्रीज योर प्राइस? बिकॉज अगर एफएमसीजी में 1-1, 2-2 रुपए प्राइस बढ़ाना कितनी बड़ी बात होती है, जैसे आपने विक्स का एग्जांपल दिया। तो जब इन्फ्लेशन इस तरीके से बढ़ रहा है, स्पेशली चॉकलेट की कैटेगरी में जहाँ पे चॉकलेट क्राइसिस चल रहा है दुनिया में, तो अगर चॉकलेट का अगर कॉस्ट बढ़ जाता है तो आपका रॉ मटेरियल का कॉस्ट बढ़ जाता है, आप शुगर की जगह पे जो सब्सटीट्यूट यूज कर रहे हो उनका भी कॉस्ट बहुत ज़्यादा हाई है, इन्फ्लेशन भी इंडिया में बहुत ही तेज़ी से बढ़ रहा है, तो इसमें आप अपने मार्जिन को रिस्क में नहीं डाल रहे हो? तो अगर शुगर को साइड में रख दूं मैं, तो बाकी जो रॉ मटेरियल्स है वो तो सब ब्रांड्स के लिए कॉमन है, कोको कॉमन है, मिल्क कॉमन है, फ्रूट्स कॉमन है, तो अगर प्राइसेस इंक्रीज हो रहे हैं तो उनके लिए भी हो रहे हैं। बट ये चॉकलेट का क्वालिटी भी बहुत मैटर करता है ना, जैसे आपने बोला। 100%। इनफैक्ट मैंने वो जो एग्जांपल दिया नेचुरल्स और अप्सरा में, तो द ग्रेड ऑफ कोको विच वी यूज इन अप्सरा एंड द ग्रेड ऑफ चॉकलेट यूज इन नेचुरल्स इज वेरी डिफरेंट, करेक्ट। वेरी डिफरेंट। बट आई एम सेइंग मैग्नम इज आई वुड से मैग्नम इज अ बेंचमार्क, कि अगर चॉकलेट कोटेड बार्स अगर आपको खाना है ना, मैग्नम बेंचमार्क है। तो अगर वो लेवल का कोको अगर मैं बाय कर रहा हूँ और मैग्नम बाय कर रहा हूँ, मैग्नम का क्योंकि स्केल इतना बड़ा है वो कॉस्ट परचेजिंग एकदम कंट्रोल कर पा रहा है, करेक्ट। तो एट स्केल वो तो बेनिफिट्स गो जीरो भी एट सम पॉइंट ऑफ टाइम ले पाएगा। लेकिन जो मैंने बोला कि वो प्राइस बैरियर जैसे ही वो 150 पे चला जाएगा ना, तो कंज्यूमर के माइंड में होगा यार 150 ही लेना, तो फिर मैग्नम ही खा लेता हूँ। सो दैट टू मेंटेन दैट प्राइस पॉइंट एट 120 इज प्रोबेबली मोर इम्पोर्टेंट। अंडरस्टूड, अंडरस्टूड। ठीक है। किरण, आई जस्ट वांट टू अंडरस्टैंड कि अगर आप ब्लिंकिट पे मान लो आपका क्या 120 रुपये प्राइस पॉइंट, राइट? मुझे बाय द वे आपका प्राइस इसलिए याद नहीं क्योंकि मैं तो आंख बंद करके ले ही लेता हूँ बिकॉज ऑफ दैट प्रोपोजिशन ऑफ 0 शुगर एंड 150 कैलोरीज। मुझे बताओ 120 रुपये में अगर आप आइसक्रीम बेचते हो तो इसमें से ब्लिंकिट, जेप्टो, स्विगी, इंस्टामार्ट कितना कमीशन लेते हैं?
आई थिंक ये तो मैं डिस्क्लोज नहीं कर सकता. आई थिंक दिस Okay. इज नॉट समथिंग. Okay, can you tell me what is the range of commission that these Generally, I think for ice cream as a category, I think anywhere between 30 to 40% के रेंज में जाता है 30 to 40% of selling price? ऑफ सेलिंग प्राइस ऑफ एमआरपी. तो मार्क डाउन मार्जिन जिसको बोलते हैं. Hmm. ऑफ कोर्स द बिगर द ब्रांड, जिसका lesser the डिमांड ज़्यादा है margins. तो उसको लेस मार्जिन है. नया नया ब्रांड है जिसका डिमांड नहीं है इतना, एंड इट ऑल बॉइल्स डाउन टू द शेल्फ स्पेस, राइट. अगर कोई ब्रांड मेरा शेल्फ स्पेस ब्लॉक कर रहा है लेकिन इतना मूवमेंट नहीं है उसका क्योंकि लोगों को पता नहीं है कि कौन सा ब्रांड है क्या है, तो मैं उस जगह का प्रीमियम चार्ज करूंगा. अमूल फास्ट मूविंग है तो फटाफट वो रिप्लेनिश होते जाता है. अंडरस्टूड. और मुझे लास्ट चीज़ ये बताओ कि जब आप पैन इंडिया एक्सपेंड कर रहे हो, ठीक है, कोल्ड चेन एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जो Yeah. आइसक्रीम की इंडस्ट्री में अप्लाई करती है, राइट? हमने पहले मैन्युफैक्चरिंग की बात करी, आपने बोला कि खुद का मैन्युफैक्चरिंग मत करो. Yeah. हमने R&D की बात करी, उसमें आपने शुगर को बाकी सारी स्वीटनेस से सब्सटीट्यूट किया, जहाँ पे आपने एक कंसल्टेंट को हायर किया, आपने खुद R&D करा, आपने पता करा. बाद में हमने बात करी डिस्ट्रीब्यूशन की, जिसमें आप सिर्फ क्विक कॉमर्स में खेल रहे हो, विच इज़ क्लीन एंड स्ट्रेट. अब आते हैं डिस्ट्रीब्यूशन अक्रॉस इंडिया में, जहाँ पे सप्लाई चेन एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है. तो उससे पहले मैं ये जानना चाहूँगा कि आपकी कितने मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स है? एक ही है एक बॉम्बे में है, एक बैंगलोर में है, और अभी हम एक तीसरा प्लांट शुरू करने वाले हैं दिल्ली में. दिल्ली में. तो मुझे बताओ कि जब आप, मान लो आपके इस बॉम्बे में प्लांट है, अभी आपको लखनऊ में एक्सपैंड करना है करके कैसे समझ में आ रहा है? क्या ब्लिंकिट, ज़ेप्टो ये लोग बताते हैं कि या लखनऊ में आपका डिमांड बहुत ज़्यादा बन रहा है? ऑफ कोर्स. ओके, सो फॉर एग्जांपल, ओके, मुझे अभी ब्लिंक या क्विक कॉमर्स पे अभी ये मेरा तीसरा सीज़न है, ठीक है. पिछले 2 सीज़न हमने मेजर जो हमारे मेट्रोज और टियर 1 सिटीज़ है जैसे बॉम्बे, बैंगलोर, हैदराबाद, पुणे, चेन्नई और कोलकाता, अब हमने लॉन्च किया है अहमदाबाद में, ठीक है. टेक्निकली अगर मैं पॉपुलेशन वाइज बात करूँ तो वो मेट्रो में नहीं आता है, लेकिन जो अहमदाबाद में अभी हमने डिमांड देखी है, और जो ट्रेडिशनली एक ऑफलाइन वाला कंज्यूमर है जो जाके आइसक्रीम खाता है या तो पार्लर में या तो जीटी में या तो वहाँ पे पुश कार्ट्स बहुत सारे चलते हैं, हैवमोर के, वाड़ीलाल के, नुक्कड़ नुक्कड़ पे आपको मिलेंगे. अगर ये कंज्यूमर भी आज क्विक कॉमर्स पे इतनी आइसक्रीम खा रहा है, जो आज मेरा पुणे से सेल ज़्यादा हो गया है, जबकि मैं पुणे में ऑलमोस्ट 2-2.5 साल से हूँ ऑपरेट कर रहा हूँ क्विक कॉमर्स पे, और अहमदाबाद जैसे सिटी में मुझे लॉन्च किए हुए अभी 1-1.5 महीना ही हुआ है. तो अगर यहाँ पे इतनी डिमांड है तो सोचो लखनऊ में कितनी होगी जिसके तो पॉपुलेशन भी ज़्यादा है. सोचो नॉर्थ में दूसरे जो अनएक्सप्लोर्ड सिटीज़ है, लुधियाना फॉर एग्जांपल, चंडीगढ़, अगर मैं साउथ में जाऊँ तो मैंगलोर, कोयम्बतूर, कोची. अब ये इनफैक्ट कोची इज़ अ वेरी इंटरेस्टिंग एग्जांपल बिकॉज इन केरला देर आर एटलीस्ट 3 to 4 local brands which are doing almost 200 crore in revenue only in Kerala. इट मीन्स कि वहाँ की पॉपुलेशन को आइसक्रीम एज अ प्रोडक्ट बहुत पसंद है. क्यों ऐसा? व्हाई डज केरला लव आइसक्रीम सो मच? I think we should do an survey with them, but I think I've just seen the data and show that 3 brands operating out of Kerala are doing at least 150-200 करोड़ का धंधा कर रहे हैं वो, Which is crazy. which is crazy. Yeah. And imagine now quick commerce goes to Kerala, to Kochi, launches Go Zero. How do you get this data, by the way? So I think there is always data available at a very macro level कि टॉप 10 सिटीज़ कौन सी हैं जहाँ पे कंजम्पशन हो रहा है, विच आर द नेक्स्ट 10 सिटीज़. तो स्ट्रेटेजिक कॉल ये लेते हैं हम लोग कि पहले टॉप 10 सिटीज़ पे ग्रो करने का एक प्लेबुक बन जाएगा. एंड बाय प्लेबुक इट्स नॉट जस्ट कौन से फ्लेवर या प्रोडक्ट, वो तो बाय एंड लार्ज कॉमन होंगे. कितना क्वांटिटी हम रखेंगे, कैसे हम उस पर मार्केटिंग रन करेंगे, कैसे हम दूसरा ऑफलाइन एक्टिविटीज़ करेंगे जैसे वो अवेयरनेस बिल्ड हो, सो दैट वंस दैट प्लेबुक हैपन. बिकॉज क्या होता है, आप जैसे ज़्यादा सिटीज़ पे एक्सपांड करोगे ना, आपका मार्केटिंग बजट भी बढ़ते जाएगा, क्योंकि आप दिल्ली में तो आपको मार्केटिंग करना ही है, बॉम्बे में तो करना ही है, अब आपके पास अहमदाबाद भी आ गया, अब आपके पास कोची भी आ गया, तो वहाँ पे भी आपको एक एडिशनल बजट रखना है. सो इट हैज़ टू बी वेरी वेल थॉट थ्रू दैट आपके पास नेक्स्ट 10 सिटीज़ की लिस्ट में लेट्स स्टार्ट विद द टॉप 5 सिटीज़ इन दैट लिस्ट. लेट्स बिल्ड मोमेंटम देयर. लेट्स फर्स्ट ट्राई इट आउट कि उनको गिल्ट फ्री का कॉन्सेप्ट समझ में आता है कि नहीं आता है, क्योंकि इनके लिए गिल्ट फ्री बहुत नया कॉन्सेप्ट है. Kiran, let's talk about marketing now. What exactly, have you ever done a lot of marketing? या वी डू अ लॉट ऑफ मार्केटिंग. Okay. कैसे किया आपने marketing? What's your, because I am completely isolated from your marketing because I know your brand only through word of mouth.
Yeah. So, what's your marketing strategy and how did you go about? Because I believe that creating awareness is the most gutsy thing to do, but at the same time, it comes at a very heavy cost where you have to spend a lot of money only to make sure that you create a market for your competitors, Absolutely. right? And since you've been one of the pioneers in this space, along with a bunch of other people, I would still call you pioneers because द मार्केट इज स्टिल वेरी वेरी स्मॉल एंड अमूल जैसे जो बड़े बड़े प्लेयर्स हैं उनका मार्केट तो काफ़ी बड़ा है, तो आप मार्केट क्रिएट कर रहे हो अपने आप के लिए और लोगों को पहले अवेयरनेस स्प्रेड करना ज़रूरी है। तो मुझे बताओ कि आपने मार्केटिंग किस तरीके से किया और अगर कल कोई आइसक्रीम ब्रांड इस कैटेगरी में मान लो शुरू करता है तो उसने इस मार्केटिंग को किस तरीके से अप्रोच करना चाहिए? अच्छा, मतलब मार्केटिंग प्लेबुक चाहिए आपको मेरी? हाँ। हाँ, गुड। सो आई थिंक इट ऑल स्टार्ट्स विथ द माइंडसेट दैट मेरे को इस चैनल पे अगले 1 या 2 साल में कितना ग्रो करना है, राइट? और व्हाट इज़ द मार्केट शेयर व्हिच आई नीड टू कैप्चर। इट मीन्स दैट योर मार्केटिंग विल ऑलवेज बी फ्रंट हेवी। तो अगर इसका आपने मतलब क्या है? 1 साल का प्लान बनाया है, पहले 6 महीने आपका स्पेंड डिस्प्रपोर्शनेटली ज़्यादा होगा और उसका गुडनेस आपको सेकेंड हाफ में मिलेगा, राइट? तो जैसे अगर आइसक्रीम इंडस्ट्री की बात करें तो पूरे साल में 6 महीने का धंधा है और 6 महीने या 4-5 महीने ऑफ सीज़न है, ठीक है? लेकिन आपको उस 6 महीने में दबा के इतना मार्केटिंग, कस्टमर एक्विजिशन, अवेयरनेस, व्हाटएवर, दैट द गुडनेस विल देन ट्रिकल डाउन टू योर अदर मंथ्स ऑल्सो। तो ये तो एक बेसिक फंडामेंटल प्रिंसिपल विथ विच यू हैव टू अप्रोच। अब दूसरा मेजर क्वेश्चन ये आता है कि मुझे compete करना है अमूल से या क्वालिटी वॉल से, who have very deep marketing budgets. Even though on paper it may seem like 3%, but 3% of 3,000 crore is what? Correct. तो अभी इसमें बहुत ही फोकस तरीके से अप्रोच करना पड़ता है एंड आई थिंक वन ऑफ द बिगेस्ट लर्निंग्स एज अ फाउंडर और एज अ अर्ली स्टेज फाउंडर इज यू शुड लर्न टू से नो टू अ लॉट ऑफ थिंग्स, राइट? एंड यू शुड रियली डबल डाउन ऑन दैट 1 or 2 थिंग्स जो आपके लिए बहुत सही चल रहा है, क्योंकि मार्केटिंग में आज हमारे पास 50 ऑप्शंस है, ठीक है? आप ऑनलाइन में की यदि बात करूँ तो आप उसमें सर्च कीवर्ड्स पे बिडिंग कर सकते हो, परफॉर्मेंस मार्केटिंग रन कर सकते हो, आप बैनर चला सकते हो, आप पुश नोटिफिकेशन दे सकते हो, आप ईमेलर दे सकते हो, आप एसएमएस दे सकते हो, आप व्हाट्सएप दे सकते हो। दीज आर ऑल ऑनलाइन थिंग्स। ऑफलाइन की मैं अगर बात करूँ तो आप फ्लायर्स बांट सकते हो, आप न्यूज़पेपर में ऐड दे सकते हो, आप बिलबोर्ड लगा सकते हो, टीवी पे ऐड करा सकते हो, बहुत सारी चीज़ें हैं जो ऑफलाइन या ट्रेडिशनल है। सब करने जाओगे तो गुरु ऐसे ही पता खत्म हो जाएगा, करेक्ट? नाउ यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट व्हाट इज इट दैट ये जो चैनल है क्विक कॉमर्स, उस पर क्या चल रहा है। तो अगर जो कोई कस्टमर क्विक कॉमर्स पे जाता है ना, वो 2 तरीके से आइसक्रीम या कोई भी प्रोडक्ट ढूंढता है। एक होता है सर्च, कि वो जाया, वो आइसक्रीम ढूंढेगा या कोई पर्टिकुलर ब्रांड ढूंढेगा या कोई फ्लेवर ढूंढेगा कि मुझे आइसक्रीम खानी है तो आइसक्रीम सर्च करेगा, मुझे बास्किन रॉबिन्स की आइसक्रीम खानी है तो बास्किन रॉबिन्स सर्च करेगा, मुझे बेल्जियन चॉकलेट आइसक्रीम खानी है चाहे किसी भी ब्रांड की हो तो मुझे बेल्जियन आइसक्रीम लाइक मैं वो सर्च करूँगा तो मुझे ऑप्शन दिखेंगे। वर्सेस दूसरा होता है कि अगर आप ऐप खोलोगे तो आपको वहाँ पे बहुत सारी कैटेगरीज दिखेंगी, मिल्क एंड वेजिटेबल्स, डेयरी, स्नैक्स, नमकीन। तो मैं जाऊँगा, मैं आइसक्रीम्स एंड फ्रोजन डेजर्ट्स में जाऊँगा, फिर वहाँ पे साइड में कप्स चाहिए, स्टिक चाहिए, राइट? दिस इज कॉल्ड एज ब्राउजिंग, या टेक्निकल टर्म में इसको सर्च एंड मर्च बोलते हैं। तो डेटा ये बोलता है कि आज क्विक कॉमर्स पे 70% जो है वो सर्च पे जाता है यूज़र, और 30% जो है वो मर्च या विजिबिलिटी से होता है। उसमें भी एक लेवल ऑफ डेटा लास्ट सीजन हमने ये निकाला दैट विच इज़ द सेकेंड मोस्ट सर्च्ड कीवर्ड ऑन क्विक कॉमर्स? You're asking me? या Milk? आइसक्रीम, Okay. First is? मिल्क। Okay. सो जब आपको ये पता है कि सबसे ज़्यादा सर्च ही हो रहा है मिल्क, आइसक्रीम, groceries and all of that, so you know that you have to single mindedly focus on your search campaigns and strategy and allocate almost 70 to 80% बजट वहाँ पर। तो हमने पहले 6 महीने आँख बंद करके सिर्फ सर्च कैंपेन, उसमें अगेन सर्च में आइसक्रीम कीवर्ड पे बिड करना या किसी ब्रांड पे बिड करना या किसी फ्लेवर पे बिड करना, मतलब बहुत सारी चीज़ें परमिटेशन कॉम्बिनेशन है। सो फॉर एग्जाम्पल एट एनी गिवन पॉइंट ऑफ टाइम ऑन क्विक कॉमर्स हमारी 70 से 80 कैंपेन्स चल रही होती हैं अलग 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 अलग। चॉकलेट आइसक्रीम फॉर बॉम्बे, Hmm. बास्किन रॉबिन्स फॉर हैदराबाद,
अगर नॉर्थ में कोई स्ट्रॉन्ग ब्रांड है, अभी आइसक्रीम में बहुत रीजनल ब्रांड्स भी होते हैं, नॉर्थ में कोई स्ट्रॉन्ग ब्रांड होता है, साउथ में कोई स्ट्रॉन्ग ब्रांड होता है, तो उस ब्रांड का उस एरिया में डिमांड ज़्यादा है, तो वी हैव टू बिड ऑन दैट ब्रांड्स कीवर्ड एंड काइंड ऑफ शो योर रेलेवेंस टू दैट कंज्यूमर इन दैट एरिया। तो ये बहुत सारी चीज़ें होती है, मतलब एक प्रॉपर परफॉर्मेंस मार्केटिंग का बंदा हमारी टीम में रहता है जो दिन भर सिर्फ एड्स ऑप्टिमाइज करते रहता है और उस पर हम रोएस या रिटर्न ऑन एड स्पेंड्स कैसे बढ़ा सकते हैं वो दिखते रहता है। ठीक है, तो पहले 6 महीने तो हमारा सिर्फ यही हुआ, फिर जैसे जैसे सेल बढ़ा मतलब आपका रेवेन्यू आ गया और आपके पास थोड़ा सा और पैसा आ गया, अब वो पैसा हम रीडिप्लॉय करेंगे। तो सर्च का तो हमारा स्ट्रैटेजी फिक्स हो गया, अब हम जाएंगे दूसरा 30% पे जो है मर्च या विजिबिलिटी। अब हम बोलेंगे भाई जैसे ही तू ऐप खोलेगा तो सबसे ऊपर एक बैनर जो चलते रहता है वहाँ पे आपको GoZero दिखेगा। उसके बाद अगर आप कैटेगरी पे जाओगे तो उसमें अगर कप्स या स्टिक्स, तो जैसे हमने कोन लॉन्च किया तो कोन वाले सेक्शन पे मैं ऊपर आपको GoZero की ऐड दिखाऊंगा। अगर आप एक ब्लिंकिट यूज़र हैं तो आपको वंस इन अ वाइल एक पुश नोटिफिकेशन आएगा एंड वेरी सिलेक्टिवली, बिकॉज आइसक्रीम कंजम्पशन जनरली इवनिंग और लेट नाइट में ज़्यादा होता है, 7-8 बजे के बाद, तो मुझे उस टाइम पे एक पुश नोटिफिकेशन भेजना है। सो मेरा 30% बजट अब मैं धीरे धीरे यहाँ पे मूव कर रहा हूँ, लेकिन आज भी GoZero का अगर आप देखोगे ऑलमोस्ट 90% बजट ऐप के ऊपर ही होता है। तो उसका 2 रीज़न है, एक तो मेरा कंज्यूमर सर्च ही वहीं पे ज़्यादा कर रहा है, दूसरा द पेस एट विच क्विक कॉमर्स themselves is acquiring new customers, like opening more dark stores, going to more cities, getting more categories. तो जो कस्टमर एक्विजिशन उनका चल रहा है, जो द रेट एट विच दे आर एक्वायरिंग मोर कंज्यूमर्स, आई डोंट नीड टू गो एनीवेयर एल्स। तो जैसे अप्सरा में मैंने देखा कि अगर नेचुरल्स के पास ऑलरेडी इतने कस्टमर आ रहे हैं तो मुझे सिर्फ उसके बाजू में स्टोर डालना है, आधे कस्टमर तो वहीं से मैं ले लूंगा। तो अगर क्विक कॉमर्स इतना नया कस्टमर अक्वायर कर रहा है, मार्केटिंग कर रहा है, जेप्टो बड़े बड़े ऐड चला रहा है, ब्लिंकिट चला रहा है, मोर पीपल टू डाउनलोड द ऐप, सो दे आर acquiring customers from me. I'll keep showing them the ad on the app. Why should I go and put some newspaper ad? Why should I go and put some TV ad? Why should I put anywhere else? वैसे भी बजट इतना है नहीं, तो इतना अपना काम हो रहा है यहाँ से। सो आई थिंक द प्ले बुक फॉर नाउ इज जस्ट टू कीप doubling down and protecting your market share as well. One channel 100 crores, 200 crores. 200 crores, wonderful. और जो आपने फ्रोजन सप्लाई चेन का जो बताया, कोल्ड सप्लाई चेन, कोल्ड चेन का जो बताया, तो लेट मी जस्ट कंप्लीट दैट लूप ऑन दैट। Yeah. लेट मी जस्ट कंप्लीट द लूप ऑन इट। यू सेड कि आपका बॉम्बे, बैंगलोर और दिल्ली में फैक्ट्री है, और आप सर्च के बेसिस पे आपको पता चलता है कि इस सिटी में एंटर करना वर्दी है, तो मैन्युफैक्चरिंग यहाँ से होके बाद में आप उस सिटी में क्या डू यू सेट अप अ वेयरहाउस? No. So we set up a warehouse if we feel that there is enough demand generated in that city. व्हाट डू यू मीन बाय इनफ डिमांड? एग्जाम्पल, अगर मैं बैंगलोर की बात करूँ तो बैंगलोर से जो मेरा प्लांट मैन्युफैक्चर करता है वो 3 की सिटीज़ पे सप्लाई होता है, हैदराबाद, बैंगलोर एंड चेन्नई। अब सबसे ज़्यादा वॉल्यूम नेचुरली बैंगलोर में है इन टर्म्स ऑफ सेल्स। उसके बाद नंबर 2 पे आता है हैदराबाद, नंबर 3 पे आता है चेन्नई। जब तक हैदराबाद का एक सर्टन लेवल ऑफ सेल्स नहीं पहुंच जाता, इट्स चीपर फॉर मी टू सेंड इट फ्रॉम बैंगलोर ऑलमोस्ट डेली या ऑल्टरनेट डे पे। जैसे एक अच्छा खासा वहाँ पे एक सेल्स का मोमेंटम बन गया, अब मेरे लिए सेंस बनता है कि मैं वहाँ पे छोटा सा वेयर हाउस कोल्ड रूम डालूँ। बैंगलोर से जो प्लांट है अपना, वहाँ से एक बड़ा 2 टन 3 टन 6 टन का गाड़ी भर के उस वेयर हाउस पे स्टॉक कर दूँ और फिर वहाँ से उसको मैं रिप्लेनिश करूँ। अंडरस्टूड। अब ये कोल्ड वेयरहाउस जो होता है, इसका खर्चा कितना होता है एक कोल्ड वेयरहाउस सेटअप करने का? इट डिपेंड्स, मतलब वेरी डिफरेंट कॉस्ट डिपेंडिंग ऑन कौन से सिटी में ऑपरेट हो रहा है या हार्ट ऑफ द सिटी में है कि आउटस्कर्ट्स में है। फॉर एग्जांपल हम लोग स्विगी जोमेटो पे भी देते हैं। अब वहाँ पे क्योंकि हमारा लोकल सिटी के अंदर डिस्ट्रीब्यूशन जल्दी होना बहुत ज़रूरी है, तो हम प्रीफर करते हैं कि सिटी के अंदर वेयर हाउस हो जिसका कॉस्ट ज़्यादा होता है, बिकॉज ऑफ कोर्स रियल एस्टेट इज़ मोर एक्सपेंसिव। वर्सेस अगर मुझे B2B, मतलब B2B इन द सेंस क्विक कॉमर्स, ब्लिंकिट, जेप्टो, इंस्टामार्ट वगैरह पे मुझे अगर डिलीवरी करना है, इट्स ओके वेयर आई टेक द वेयर हाउस इन द आउटस्कर्ट्स ऑफ द सिटी। जैसे अगर मैं बॉम्बे की बात करूँ तो भिवंडी, तलोजा, वेयर लैंड इज़ चीपर, वेयर हाउस इज़ चीपर, प्लस इनके भी वेयर हाउसेज उसी विसिनिटी में है, तो मुझे रिप्लेनिश करने को बहुत ईजी पड़ता है। सो माई वेयर हाउसिंग कॉस्ट इन तलोजा एंड भिवंडी इज लोअर, वेयर हाउसिंग कॉस्टिंग इन हार्ट ऑफ बॉम्बे, लेट्स से मरोल और सकीना का, इज हायर। Got it. Understood. And if I were to give this contract to a manufacturer to manufacture GoZero type ice creams, how much would it cost me? And what do you think should be the MOQ to start with? I think MOQ is subjective, but I think anywhere between 3 to 5% of MRP Okay. is, I think, a good
agreement or arrangement with a contract manufacturer. Of course, you can always negotiate once you get scale. तो जनरली ये मॉडल कैसा होता है? आइसक्रीम बनाने के लिए जो भी सामान लगेगा, रॉ मटेरियल, मिल्क, फ्रूट्स, शुगर्स, सब्सटीट्यूट्स, व्हाटएवर, चॉकलेट्स, प्लस उसका जो पैकेजिंग मटेरियल रहेगा, कप, चम्मच, बॉक्स, तो इसको बोलते हैं RM और PM. तो ये मैं बाय करके मैं सप्लायर को दूंगा या कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरर को दूंगा. वो अपने इक्विपमेंट में अपना लेबर, अपनी इलेक्ट्रिसिटी वगैरह यूटिलिटी यूज करके उसको फिनिश गुड्स में कन्वर्ट करेगा. तो ये 3 से 5% में रॉ मटेरियल सब नहीं आता है. नहीं, गॉट इट. दैट कंप्लीटली अरे 3% में सब आ जाते तो भाई वही मैं सोच यहाँ नहीं बैठे होते. तो हम इसके वहाँ बैठे होते. रॉ मटेरियल का क्या सीन है फिर उसमें? सो विच इज वाई डिफाइंड राइट द कॉग्स, हाँ. द RM PM कन्वर्जन सब करा के हम लोग का 30% निकलता है. मतलब ग्रॉस मार्जिन 70% बैठता है, जिसमें से 3 से 5% इज कन्वर्जन कॉस्ट विच वी पे टू द मैन्युफैक्चरर. रेस्ट 25% इज योर RM PM ऑल ऑफ दैट. Got it. Understood. I think yeah, that completes our entire case study. इतने सारे notes ले लिए मैंने. अरे वाह, Hopefully कोई बैठ के सही सुन रहा होगा playbook के लिए. सुनेगा. But thank you so much, Kiran. This has No, been absolutely. very helpful. Thank you so much for being here. I think for me is also very refreshing, right? Like आज के ज़माने में जहाँ पे 30 सेकेंड 60 सेकेंड वाले स्नैकेबल बाइट्स चल रहे हैं, वहाँ पे आप 1 डेढ़ 2 घंटे वाले लॉन्ग फॉर्मेट वीडियो जहाँ पे लोग बैठ के पूरा सुन रहे हैं और सीख रहे हैं. आई थिंक दैट इज समथिंग विच इज़ वेरी अमेजिंग. Thank you so much, yaar. It's all thanks to people like you who just are so kind that you share your insights without hesitation. Absolutely. Thank you so much. Pleasure.